नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, संविधान पर चर्चा कराना और चर्चा पर जवाब देना दोनों ही मोदी को बहुत महंगा पड़ गया है। मोदी के भाषण पर विपक्ष ने उन्हें अब नए मुद्दों के साथ घेर लिया है और प्रियंका गांधी ने तो इसे बेहद बोरिंग भाषण बताते हुए बाकायदा जानकारी दी कि मोदी के भाषण पर न केवल विपक्ष बल्कि उनके सांसद भी ऊब रहे थे और दिखावे के लिए सुन रहे थे। ज्यादा बोलने के चक्कर में मोदी ने विपक्ष को हमले का एक और मौका दे दिया है और इसी तरह महाराष्ट्र में सत्ता हासिल करने के लिए किए गए बेमेल गठजोड़ में भी अब बीजेपी फंस रही है। आपको बता दूं कि आज लंबे इंतजार के बाद आखिरकार फडणवीस सरकार में मंत्रियों ने भी शपथ ले ली है। हालांकि आज 39 सदस्यों ने यानी 39 सदस्यों ने ही शपथ ली है, लेकिन जिन्हें ये मौका नहीं मिला, अब उन विधायकों की नाराजगी महायुति को तोड़ने के संकेत दे रही है। आज ही भंडारा विधानसभा के विधायक, जी हां, भंडारा विधानसभा के विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने मंत्री पद मिलने पर नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है और नरेंद्र भोंडेकर शिंदे गुट के विधायक हैं और उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें मंत्री पद देने का वादा एकनाथ शिंदे पूरा करेंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने कहा था कि मैं आपको मंत्री बनाऊंगा। लेकिन यहां तो एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली, तो फिर उनके विधायकों को मनचाहे पद कैसे मिल जाते। शिंदे जो हैं उन्होंने तो समझौता कर लिया, लेकिन उनके विधायक नाराज दिख रहे हैं। नरेंद्र भोंडेकर ने शिवसेना के उपनेता और विदर्भ संयोजक पद से भी इस्तीफा दे दिया है, यानी कि शिवसेना के उपनेता के पद से और संयोजक के पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वहीं शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही शिंदे गुट मंत्री पद को लेकर नाराजगी दिखा रहा है, क्योंकि शिंदे गुट में कई लोग मंत्री पद के इच्छुक हैं। वहीं अजित पवार ने एक नया ऐलान कर दिया है आज, और उन्होंने कहा है कि 2.5 साल बाद फिर से कैबिनेट का विस्तार होगा और इससे यह समझ में आ रहा है, और विस्तार ही नहीं होगा, कह रहे हैं कि जितने भी अभी मंत्रियों ने शपथ ली है इनका कार्यकाल मात्र 2.5 साल का होगा। इसके बाद एक नई कैबिनेट बनेगी और उसका विस्तार होगा। इससे इस बात से साफ समझ में आता है कि बीजेपी या तो सहयोगियों के सामने झुकेगी और उसके बड़े भाई की भूमिका 2.5 साल की रहेगी, या अगर वो समझौता नहीं करेगी तो फिर इस सरकार की उम्र 2.5 साल से ज्यादा नहीं रहेगी। खैर, फडणवीस सरकार कितने दिनों की है इस पर तो बात होगी ही, लेकिन पहले सुनते हैं प्रियंका गांधी ने मोदी के भाषण पर क्या रिएक्शन दिया है, उसको सुनते हैं। प्रियंका गांधी बहुत महत्वपूर्ण बातें कह रही थी कि बहुत उबाऊ भाषण था नरेंद्र मोदी का, लोग ऊँघ रहे थे, सो रहे थे और जो उनके साथी हैं वो दिखावे के लिए सुन रहे थे। जरा सुनिए प्रियंका गांधी को। प्रधानमंत्री जी ने एक नई चीज नहीं बोली, गौर कर दिया पूरी तरह से। मुझे बहुत दशकों बाद ये एहसास हुआ कि मैं वो जो स्कूल में जो मैथ का डबल पीरियड होता था ना, कि मैं उसमें बैठी और उसमें वो नड्डा जी भी ऐसे हाथ मल रहे थे, फिर मोदी जी ने उनकी तरफ देखा तो अचानक वो ऐसे लगने एक्टिंग करने लगे कि मैं सुन रहा हूँ। अमित शाह जी यूं अपना सर छू रहे थे, पीयूष गोयल जी भी पीछे ऐसे लग रहे थे कि सोने वाले हैं। तो मेरे लिए तो एक नया एहसास था। मैंने सोचा था प्रधानमंत्री जी कुछ नया बोलेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे। उनके खोखले 11 संकल्प, अगर भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस है तो अडानी पे बहस तो करो। तो सुन लिया आपने प्रियंका गांधी को। प्रियंका गांधी की तरह ही इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने मोदी के भाषण की कमियां गिनाई हैं, उनके झूठ पकड़े और यह भी याद दिलाया कि मोदी न मणिपुर की बात कर सके न ही संभल की बात कर सके। उनका भाषण प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराने वाला था, ऐसा विपक्ष का कहना है। अब मोदी विपक्ष के इस हमले के बाद संसद में आएंगे या नहीं आएंगे ये तो देखना होगा। वैसे भी अब मोदी को एक और बिल पर शर्मिंदा होना पड़ सकता है। कल ही 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल लोकसभा में पेश करने की बात हो रही थी, लेकिन अब वो पेश बिल नहीं होगा। कैबिनेट ने 12 दिसंबर को बिल की मंजूरी दी थी, आपको याद होगा, आज से 3 दिन पहले, और 13 दिसंबर को कैलेंडर में कहा गया था कि सोमवार को बिल लोकसभा में रखा जाएगा। लेकिन अब इससे जुड़े दोनों बिल को लोकसभा की रिवाइज्ड लिस्ट से हटा दिया गया है और कहा जा रहा है कि अब फाइनेंशियल बिजनेस के पूरा होने के बाद बिल को सदन में पेश किया जाएगा।
हालांकि सरकार बिल को आखिरी समय में भी लोकसभा स्पीकर की परमिशन के बाद सप्लीमेंट्री लिस्टिंग के जरिए सदन में पेश कर सकती है, लेकिन जिस तरह से इस बिल को लोकसभा की सूची से आखिरी वक्त में हटाया गया है, उससे जाहिर हो रहा है कि मोदी सरकार बिना किसी तैयारी के इस बिल को लाना चाहती थी, ठीक वैसे ही जैसे किसान बिल लाकर पारित कराया गया था और बाद में उसे वापस लेना पड़ा था। इस सरकार में वक्फ बिल और ब्रॉडकास्ट बिल पर भी सरकार को झुकना पड़ा था। आप याद कीजिए, वक्फ बिल को सीधे लेके गए जेपीसी में और अभी पेश किया और तुरंत जेपीसी के लिए भी सिफारिश कर दी थी। लेकिन ब्रॉडकास्ट बिल के बारे में आप जानते हैं कि उसको भी इसी तरह कहा गया कि विंटर सेशन के समय हम लेके आएंगे, लेकिन उस पर भी वहां सरकार अभी चुप्पी साधे हुए है। तो मोदी सरकार को अब झुकने की आदत डाल लेनी चाहिए और इधर महाराष्ट्र में भी फडणवीस को यही करना चाहिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि महायुति में 2.5 साल का फॉर्मूला तय किया गया है, यानी 2.5 साल बाद सीएम की कुर्सी पर और महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर हो सकता है। तो दो बहुत महत्वपूर्ण बातें, लेकिन इन सब के बीच आप राहुल गांधी को देख रहे हैं। राहुल गांधी ने जो कल भाषण दिया है, इस भाषण की चर्चा देश दुनिया में हो रही है और भाषण में भी सबसे बड़ी बात उंगली कटाने या काटने की बात नहीं, बल्कि इन्होंने बात कही थी सावरकर की। आइए सावरकर पर क्या कुछ कहा था राहुल गांधी ने, यह भी सुन लेते हैं। क्यों आज इन दोनों की क्लिपिंग्स को आप तक हम लेके आ रहे हैं बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए जरा राहुल गांधी को। I'd like to quote also in हिंदी। भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। यह आपके नेता ने कहा था, जिसकी आप पूजा करते हैं। तो यहां पर आपके नेता यानी सावरकर की बात यहां राहुल गांधी कर रहे थे। सावरकर पर राहुल गांधी ने कल जो अपना भाषण दिया उसमें बहुत सारी बातें कही और सबसे बड़ी बात कि एक तरफ संविधान और दूसरी तरफ मनुस्मृति, दोनों को दिखाते हुए कि इनमें से आप किसको चुनना पसंद करेंगे। ये सत्ता पक्ष के लोगों यानी बीजेपी, आप बता दीजिए, बीजेपी के लोगों को उन्होंने पूछा था। तो और उसमें भी जो सावरकर की बात यहां कह रहे थे राहुल गांधी, और सबसे बड़ी बात कि सावरकर संविधान के बारे में जो बात उन्होंने लिखी थी, जो कही थी, वो बात संविधान को मानने वाले लोगों के लिए तो सही है, लेकिन जो लोग सावरकर को मानते हैं उनके लिए संविधान जो है वो किनारे हो जाता है, क्योंकि सावरकर संविधान को नहीं मानते थे। ये सारी बातें, और इन सब के बीच चाहे अगर संविधान की बात होगी, क्योंकि देश संविधान के हिसाब से चलता है, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, कहा जाता है सबसे पुराना लोकतंत्र, द ओल्डेस्ट लोकतंत्र, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी जो है दुनिया में, वो उसे अमेरिका को कहा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा लोकतंत्र की बात, बिगेस्ट डेमोक्रेसी की बात होती है तो यहां की होती है, क्योंकि सबसे बड़ा पॉपुलेशन यहीं पे है चीन के बाद, और चीन में अभी डेमोक्रेसी नहीं है। तो ऐसे में सबसे बड़ी चीज कि एक तरफ महाराष्ट्र हो, चाहे उपचुनाव हो, चाहे ऐसे विधानसभा के चुनाव हो, वहां पर बीजेपी जैसे मात खा रही है, रिजल्ट में मात नहीं खा रही है, लेकिन किसी भी तरह एन प्रकारण बीजेपी जैसे अपने चुनावों को जीतने की कोशिश करती है, जीतती है, और जीतने के बाद भी उस पर सवाल या निशान होते हैं। और दूसरी तरफ अपने ही सहयोगियों के सामने वो कैसे झुकती है। और तीसरी बात जो यहां संसद में आप देख रहे हैं, इन तीनों के बीच आज चर्चा करेंगे कैसे बुरी फंसी हुई है बीजेपी। चलिए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए तमाम साथियों को, और देखिए इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जयशंकर गुप्त जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयशंकर जी आपका स्वागत करता हूं। अमलेंदु जी हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राहुल लाल जी जुड़े हुए हैं, जरा उनका नाम ठीक कर लीजिए। राहुल लाल जी आपका स्वागत है। और हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी आपका भी स्वागत है। और स्वागत, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में, आप सबका भी करता हूं स्वागत। सीधे आना चाहता हूं प्रशांत जी आपके पास। प्रशांत जी, सबसे बड़ी चीज कि यहां महाराष्ट्र, अभी उसकी चर्चा खत्म नहीं हुई है। आज महाराष्ट्र में 39 लोगों ने 39 एमएलएज आज मिनिस्टर बन गए, लेकिन एकनाथ शिंदे के एक मिनिस्टर वो नाराज दिखे। कई लोगों की नाराजगी अभी बाकी है, और इन सब के बीच एक विस्फोट कर दिया अजीत पवार ने, अजीत दादा पवार ने,
उन्होंने ये कहा कि ये 2.5 साल के बाद सबको इस्तीफा देना होगा। क्या बीजेपी की मुसीबत यहां बढ़ती हुई दिखाई देती है? देखिए, महाराष्ट्र से जो सबसे महत्वपूर्ण खबर आ रही है वो ये है कि एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय नहीं मिलेगा और इनकी फडणवीस से शुक्रवार को बातचीत हुई थी और उसमें मंत्रालयों के बंटवारे पर कुछ बात हुई है और जिसमें ये रजामंदी हुई है कि फडणवीस गृह मंत्रालय संभालेंगे जो उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी संभाल रहे थे। तो महाराष्ट्र सरकार में इसी से ये विभागों के बंटवारे से ही जो है वो बीज जो है मतभेद के पैदा हो गए। अब वो आगे कैसे बढ़ते हैं हम देखेंगे। जो महत्वपूर्ण बात है राजीव जी, जो आपने प्रोग्राम जहाँ से शुरू किया प्रियंका गांधी के भाषण से और कल जो संविधान पर चर्चा हुई वो बहुत ऐतिहासिक और बहुत महत्वपूर्ण है और उस पर कुछ जो है विश्लेषण होने चाहिए। नरेंद्र मोदी के सामने कल एक ऐतिहासिक मौका था कि वो संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर एक ऐसी बात वो करते वहां से संसद से कि अब तक जो बीजेपी और आरएसएस के ऊपर लांछन लगता है कि वो संविधान के विरोधी हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। बीजेपी के इसी 2 लोकसभा में बीजेपी के बड़े नेताओं ने संविधान को खत्म करने की बात की थी और जब संविधान सभा में अडॉप्ट हुआ संविधान तब ऑर्गेनाइजर ने जो आरएसएस का मुख्य पत्र है उसने लेख लिखे। सावरकर की बात राहुल गांधी कल कर चुके हैं कि किस तरह संविधान को सावरकर जो है वो भारत के अनुरूप नहीं बता रहे थे और मनुस्मृति को भारत के अनुरूप बता रहे थे। तो एक कल ऐतिहासिक मौका था नरेंद्र मोदी के सामने कि वो अपनी पोजीशन और अपनी पार्टी की पोजीशन, आरएसएस की पोजीशन क्लियर करते हैं। उन्होंने पूरा वक्त अपना नेहरू गांधी, पंडित नेहरू को कोसने में लगा दिया, इंदिरा गांधी को कोसने में लगा दिया और इस ऐतिहासिक मौके को गंवा दिया। एक बात वो आए एक बार भी कि पहले अमेंडमेंट में संविधान के विचारों के अभिव्यक्ति के ऊपर जो है अंकुश लगा दिया गया। मुझे लगा कि शायद इस पे कुछ वो कहेंगे आगे कि उनकी सरकार की प्रतिबद्धता विचारों की आज़ादी को लेकर है, जिससे हम सबका ताल्लुक है, पत्रकारों का और सब सुनने वालों का भी ताल्लुक है। और आज तक राजीव जी 75 साल के संविधान के बाद भी तमाम सरकारें आई, आर्टिकल 19(1)(a) पे एक भी कानून नहीं है। बोलने की आजादी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई कानून नहीं है। कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है जिसका सहारा हम लोगों को लेना पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि मोदी साहब कुछ करेंगे कि हाँ हम एक कानून लाने जा रहे हैं जी, इंश्योर करेंगे संविधान का जो वचन है उसको। वो भी उन्होंने मौका गवा दिया और एक बड़ा अपॉर्चुनिटी उनके सामने कल थी कि एक ऐतिहासिक भाषण वो देते। भारत का संविधान क्या है, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है राजीव जी, वो बराबरी है, सेकुलरिज्म है, समाजवाद है। समाजवाद का अर्थ सबको समान अधिकार, और उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है अधिकारों से, नागरिक अधिकारों से। लेकिन संवैधानिक संस्थाओं की जो स्थिति हम देख रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कल मोदी जी ने वो ऐतिहासिक मौका गंवा दिया। दूसरा, राहुल गांधी ने एक नए इतिहास की रचना कल की है जी। उन्होंने मनुस्मृति को सामने रखा है और ये कांग्रेस की अब तक की पोजीशन से बहुत अलग है। कांग्रेस की नहीं बल्कि तमाम पार्टियों की इतना मुखर होके मनुस्मृति के खिलाफ संसद में खड़े होके कोई नहीं बोला। वो पार्टियां भी नहीं बोली जिनका आधार सामाजिक न्याय की राजनीति रहा है जी। अब इसके आगे क्या है? अगर एकलव्य की बात, अंगूठा काटने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, अगर मनुस्मृति की बात कर रहे हैं
और मनुस्मृति की जगह संविधान के प्रति अपना कमिटमेंट जो है वो दोहरा रहे हैं वहाँ पे, और संविधान को लेके उनका अभियान चल रहा है कुछ वर्षों से। तो अब राहुल गांधी को और कांग्रेस को इस मनुस्मृति वाला एजेंडा, एक क्लब के अंगूठे का एजेंडा, सामाजिक न्याय का एजेंडा, मनुस्मृति के खिलाफ का एजेंडा, इसके खिलाफ एक पॉलिटिकल और सोशल अलायंस मजबूत खड़ा करना चाहिए देश में, और अपनी पार्टी के भी अंदर जो है इसका अमल रखना चाहिए, करना चाहिए जी। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसमें ये भविष्य की राजनीति है। अगर ये मुद्दा, क्योंकि अब राजीव जी स्थिति ये है कि जो वंचित समाज था हमारा, वो इसी संविधान के चलते, संवैधानिक अधिकारों के चलते, शिक्षा के चलते, उसका एक नया मिडिल क्लास, उसका एक बुद्धिजीवी वर्ग, उसका एक इन्फ्लुएंसर आ चुका है। अब उसकी आवाज दूर तक जाती है, अमेरिका तक जाती है उसकी आवाज, दुनिया के तमाम देशों में जाती है, भारत के में तो है ही। तो अब अगर ये सोशल पॉलिटिकल अलायंस मजबूत एक बनता है तो ये एक बड़ा राजनीतिक विकल्प होगा, और असली जो लड़ाई है आरएसएस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, विघटनकारी शक्तियों के खिलाफ, वो वहां से शुरू होगी जी। तो कल राहुल गांधी ने उस मौके को उठाया और नरेंद्र मोदी ने उस मौके को गंवा दिया कल, जो कल ऐतिहासिक मौका था। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक तरफ राहुल गांधी ने उस मसले को, उस मौके को उठाया, आगे बढ़े राहुल गांधी, और पहली बार ऐसा था कि सदन के अंदर मनुस्मृति को दिखाया गया। मुझे ध्यान नहीं आता, शायद आप लोगों को ध्यान हो, मुझे तो ध्यान नहीं आता है कि पहले कभी मनुस्मृति दिखाई गई हो, और लेकिन संविधान तो हम देखते आए हैं और संविधान के दम पे ही तो संसद है। तो लेकिन यहाँ से क्या एक कदम आगे बढ़ते हुए राहुल गांधी नजर आते हैं? जरा आना चाहता हूँ, स्क्रीन पे ले आइए हमारे तमाम साथियों को, जयशंकर जी के पास आना चाहता हूँ। जयशंकर जी, कल के भाषण, और उसमें भी दो भाषण कल के बहुत चर्चा में रहे, एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की चर्चा कैसी रही वो आपने देख लिया प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया से, और राहुल गांधी की चर्चा भी लोगों से आपने सुनी है। जरा इन दोनों का विश्लेषण कीजिए। हम आज पे भी आएंगे, लेकिन कल पे इसलिए क्योंकि यहां से देश की तस्वीर, सियासी तस्वीर बदलती हुई दिखाई देती है, इसलिए इस पर चर्चा जरूरी है। जयशंकर जी। राजीव जी, राहुल गांधी ने तो साफ कर दिया एक तरह से, जैसा भी प्रशांत कह रहे थे कि एक अलग धारा, लेकिन वो एक अलग धारा लेकर के चलना चाहते हैं। राहुल गांधी लगातार उनकी राजनीति जो जिस तरह से निखर रही है, जिस तरह से जिस दिशा में बढ़ रही है कि शोषित वंचित तबकों का, उपेक्षित पीड़ित तबकों की रहनुमाई को लेकर के बढ़ना चाहते हैं वो। और उसी हिसाब से जब उन्होंने कल वो एकलव्य का अंगूठा या सावरकर की बातें करी, सावरकर को लेकर के देखिए शिवसेना का विरोध रहा है, उद्धव ठाकरे के लोगों का, आदित्य ठाकरे का भी कुछ इस तरह का बयान आया था इसके बारे में, लेकिन अब उसकी परवाह करना राहुल गांधी ने छोड़ दिया है। मेरे ख्याल से छोड़ देना भी चाहिए, क्योंकि सावरकर या गोलवलकर के लोग तो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं। अब उद्धव ठाकरे कुछ भी कर ले, उनको कोई सुनने वाने वाला नहीं है। जो सावरकर का सच है उसको झुठलाया नहीं जा सकता है, और इसको बड़ी डंके की चोट पे संसद के अंदर राहुल गांधी ने कहा, चाहे वो माफी की बात हो या मनुस्मृति की बात हो, भारतीय संविधान को नकारने की बात हो। और सिर्फ सावरकर ही क्यों, गोलवलकर जो डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार के बाद सरसंघचालक बने थे आरएसएस के, उन्होंने तो एकदम खारिज कर दिया था भारतीय संविधान को, कहा कि इसमें भारत की आत्मा ही नहीं है, इसको खारिज करना चाहिए, रद्द करना चाहिए और अपना नया संविधान बनाना चाहिए। उसी लाइन को, जो लाइनें उन्होंने गुरुजी समग्र दर्शन में जो लिखा था, उसी को आज तक बीजेपी के लोग एक एक करके, जैसे एक देश, एक नेता, एक सरकार, ये सारी बातें जो उन्होंने कही थी, उसी पर ये अमल करते हुए आ रहे हैं। तो उस पर जो प्रहार किया राहुल गांधी ने, वो अपने आप में अच्छी बात है, और वो उससे एक मैसेज जाता है, सकारात्मक मैसेज जाता है। और दूसरा ये कि प्रधानमंत्री ने जो इतना लंबा और उबाऊ भाषण दिया, तो मैं कल सुन रहा था, मैं बैठा था कहीं पर, तो उसको सुन रहा था भाषण को। एक तो रिपीटिशन इतना था बार बार उनके भाषण में कि बार बार वही घूम फिर करके वही आपातकाल, वही संविधान को रौंदना,
भाई संविधान में संशोधन हुए थे, आपातकाल गलत था, इसको इंदिरा गांधी ने भी मान लिया था, राहुल गांधी भी उसके लिए अफसोस जाहिर कर चुके हैं। राहुल गांधी तो उस समय बच्चे थे जब आपातकाल लागू हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसके लिए अफसोस जाहिर किया था, कर दिया है, सब कुछ था। लेकिन बीजेपी के पास इसके अलावा कुछ मिलता ही नहीं है। अब सवाल यह है कि भाई वो तो संविधान में संशोधन किए गए थे, अब उन्होंने कहा कि संविधान को रौंद डाला था, उसके बाद जो जो हुआ वो क्या हुआ? भाई जनता सरकार जब बनी 77 में, उसके कुछ ही दिनों के बाद बीजेपी उस जनसंघ के लोग उसमें शामिल थे, 9 राज्यों की कांग्रेस की चुनी हुई सरकारों को भंग कर दिया संविधान की धारा 356 का इस्तेमाल करते हुए। ये कौन सा संवैधानिक काम था भाई? उसके बाद लगातार, और 1992 में संविधान सुप्रीम कोर्ट को जो आश्वासन दिया था भाजपा के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, उसको धता करते हुए बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया, बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया। ये किसने किया? संविधान का कौन सा ये था भाई? और जैसे मैं सुन रहा था कल, वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया था शाहबानो प्रकरण में राजीव गांधी की सरकार ने। ठीक है, उसकी उस समय आलोचना हुई थी, उसका विरोध भी हुआ था, लोगों ने किया था, लेकिन आपने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चुनाव 3 लोग करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता होंगे। उसमें आपने क्या कर दिया? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा दिया, एक कैबिनेट मंत्री को लागू कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही आपने पलट दिया। तो ये कौन सा है भाई संविधान के प्रति? ये कौन सी है? तो इस तरह से लगातार आप ऐसे से काम करते जा रहे हैं। कैबिनेट सिस्टम को खत्म कर दिया आपने, लोकसभा में आज तक उपाध्यक्ष नहीं बना। ये कौन सा संविधान, कौन सा ये है उसकी परंपरा का निर्वाह भाई? इस तरह से लगातार चीजें आप अगर देखिए तो उनका भाषण कल कोई, जैसे ठीक कर रहे थे प्रशांत, कल वो एक मैसेज दे सकते थे। कल वो कहते कि भाई जो पिछले चुनाव में जो हमारी पार्टी के लोगों ने कहा था कि संविधान बदल देंगे, उसकी हम निंदा करते हैं, उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार भी, जब से लल्लू सिंह से लेके अनंत हेगड़े और जितने लोग थे उनके पार्टी के सांसद और पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, उन लोगों के जो बयान आ रहे थे, एक बार भी भाजपा के नेतृत्व ने उनको श्रम नहीं किया था। दरअसल क्या है कि संविधान में संशोधन तो लगातार होते रहे हैं, मोदी जी की सरकार ने भी किए हैं, उसके पहले सभी सरकारों ने किए हैं। संविधान में संशोधन समय की आवश्यकता के हिसाब से, समय और सरकारों की आवश्यकता, राजनीतिक आवश्यकता के हिसाब से किए जाते रहे। लेकिन संविधान को बदलने वाली बात जो है वो अपने आप में बहुत खतरनाक है। और चूंकि आज बिल्ली के भाग से वो नहीं टूट सका, जो अंगूर खट्टे साबित हो गए। भाई आपको 400 सीटें नहीं मिली, 350 सीटें भी नहीं मिली, आज तो आप इस हालत में भी नहीं है कि चाह करके भी कोई बड़ा संशोधन भी करवा सके। जो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल या इनके जो संघ परिवार के लोगों को खुश करने वाला कोई संशोधन हो, उसको भी लागू कराने की स्थिति में आप नहीं है, क्योंकि आपकी हैसियत 240 सांसदों की है। उसके खिलाफ आपके टीडीपी और जनता दल यू नीतीश कुमार की पार्टी विरोध कर सकती है। तो ऐसे में तो आप कहेंगे ही कहेंगे। अगर आप ये उसी समय कहते, चुनाव के समय कहते कि भाई ये लल्लू सिंह को हम पार्टी से बाहर कर रहे हैं, अनंत हेगड़े को हम पार्टी से बाहर कर रहे हैं, इस तरह की भाषा नहीं चलेगी भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो संविधान के प्रति समर्पित है। ऐसा तो आपने एक बार भी नहीं कहा। तो कल आप चाहते तो इसको इंश्योर करने के लिए कह सकते थे। असल में क्या है कि इनके दिमाग में जो है कि वो जो संविधान जो सबको बराबरी का हक देता है, संविधान के सामने चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, सब एक समान है, बराबर हैं। उसको हटा करके चाहते हैं कि अपना एक निष्ठ भारत का एक जो इनका अपना सपना है उसको ये लोग करें। और मनुस्मृति को लाने के जो मनुसंहिता है, मनुस्मृति पर आधारित जो मनुसंहिता है तथाकथित, उसको लागू करने की इनकी मंशा रही है आरएसएस की। और इनकी योजना यही थी कि 2025 में जब आरएसएस का 100वां साल पूरा होगा, उस समय आरएसएस को ये लोग उसके रूप में तोहफा देना चाहते थे। लेकिन भारत के मतदाताओं ने इसको कबूल नहीं किया। भारत के मतदाताओं ने इनको इनकी हैसियत पे लाकर रख दिया, तो इसलिए अब ये बातें करते हैं। लेकिन उसमें आप अपना संकल्प दोहरा सकते हैं। जिस तरह से संविधान की अनदेखी हो रही है, संविधान तो कहता है बराबरी का हक देने के लिए, लेकिन जब प्रधानमंत्री के लेवल पे कोई व्यक्ति अगर चुनाव के भाषणों में एक कहता मंगलसूत्र की छीन लेंगे, बैंक के लाकर से खगाल के कर देंगे, उनको दे देंगे,
भाई क्या है? अगर कानून के सामने सब एक बराबर हैं, आपके एक राज्य का मुख्यमंत्री लगातार एक समुदाय के खिलाफ विद्वेष भरी बातें करता है, तो इस संविधान की रक्षा इसमें कहां से हो रही है? उस पर अगर मजबूती होती तो नरेंद्र मोदी जी कल कहते कि भाई इस तरह की बातें इस देश में नहीं चलेंगी, क्योंकि हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के प्रति संकल्पबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं और उस पर हम नहीं होने देंगे। लेकिन एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि साहब दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों के साथ जो आदिवासियों के ऊपर जो जुल्म और जाति हो रही है, वो संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है, हम उसको इंश्योर करें कि उनके ऊपर जुल्म जाति न हो। ऐसा एक बार भी आपने नहीं कहा। तो इस तरह की चीजें थी जो उनसे उम्मीद थी, वो उम्मीद कह करके असल में उनके पास घुमा फिरा करके वही है आपातकाल, नेहरू और नेहरू से लेकर के अभी तक जो कुछ भी है, कांग्रेस को गाली देने का उनको एक बहाना चाहिए। तो वो काम उन्होंने किया, अपने ढंग से किया, लेकिन उसमें भी इतना उबाऊ था कि वो मतलब हमने भी बंद करके छोड़ दिया था उसको। जी राजीव जी बिल्कुल, उबाऊ भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ साथ सबसे बड़ी चीज कि यहां पर कहीं ना कहीं एक ऐसी तस्वीर नजर आती है देश की सियासत की, जहां से एक नया मोड़ कह सकते हैं इस सियासत में। और ये नया मोड़ वहाँ तब दिखाई देता है जब राहुल गांधी सावरकर को लेकर और मनुस्मृति को लेकर जो खुलासा करते हैं। इसको कई लोग जानते हैं, हम लोगों ने भी इस न्यूज़ पॉइंट में कई बार इस मसले पर हम लोगों ने चर्चा की है। लेकिन चूंकि सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर अगर राहुल गांधी इस मसले पर बात कर रहे हैं तो बात बहुत दूर तक गई होगी, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। राहुल लाल जी, आपके हमनाम की डंका चारों तरफ, चर्चा ही चर्चा, लेकिन नरेंद्र मोदी ये उबाऊ भाषण क्यों दे रहे थे? लोग वही कह रहे हैं कि ये कितनी बार एक ही टेप को सुने, एक गाना बहुत बार सुनते हैं, आप तो सोचते हैं कुछ तो नया सुन लेते हैं, चलो बहुत सुन लिया। राहुल लाल जी। राजीव जी, कल और परसों 2 दिन में पूरा सुबह से लेकर रात तक विजय चौक पे ही डटा हुआ था और वहीं पे समय देख रहा था। सच मैं बड़ा जयशंकर जी से सहमत हूं कि उनका भाषण सुनना हमेशा उबाऊ ही होता है, लेकिन इस बार तो ऐसा था कि जैसा लग रहा था कि इतना लंबा और सिर दर्द करा देने वाला भाषण था। वो केवल उबाऊ कहना भी जो है कि वो उपयुक्त नहीं है उसके लिए। और देखिए, कहा तो राहुल गांधी जनता के अधिकारों को उठा रहे थे, लग रहा था कि संविधान की कुछ बातें हो रही हैं। प्रधानमंत्री संविधान के ऊपर बहस में विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए थे उसके ऊपर किसी का उत्तर देते। हमें लग रहा है राजीव जी कि वो ऋषि कपूर के जन्म शताब्दी मनाने के लिए प्रधानमंत्री ज्यादा गंभीर है, लेकिन संविधान के 75वीं वर्षगांठ मनाने का जो आयोजन के ऊपर उन्होंने संसद में बहस कराया, उसमें तो उनकी गंभीरता बिल्कुल जीरो रही राजीव जी। वो अगर निगेटिव मार्किंग करना हो तो निगेटिव मार्किंग दे दिया जाए इसके लिए। तो ये बड़ी गंभीर समस्या की स्थिति रही। अब देखिए, आपातकाल का उन्होंने इतना ज्यादा वर्णन किया। राजनाथ सिंह के भाषण से जब यहाँ पे ये परसों शुरू हुई थी और कल प्रधानमंत्री ने इसको समाप्त किया, इसका नैरेटिव जनता के बीच में क्या गया? देखिए, उन्होंने संविधान के लिए तो कुछ बचाव के लिए नहीं किया, लेकिन आपातकाल पे इतना हमला किया कि आज अगर हम लोग देखें कि देश की आबादी जो 33% है राजीव जी, उनका जन्म 1995 के बाद हुआ है भारत में, यानी 33% आबादी ऐसी है। उसको आप 75 से के आपातकाल के बारे में वर्णन सुना रहे हैं कि उन लोग, उस आबादी को यह लग रहा है कि 75-76 में वो घटनाएं क्या घटी नहीं पता, लेकिन जब से उन्होंने होश संभाला है 2014 से लेकर अभी तक के जो भारत को वो देख रहे हैं, वो एक एक घटनाएं आज के समय में उनको प्रासंगिक दिख रही है। ये बीजेपी के लोगों को भी टेंशन था राजीव जी। ऑफ द रिकॉर्ड बीजेपी के कई लोगों ने माना यह चीज कि प्रधानमंत्री जिस तरह से आपातकाल का वर्णन कर रहे हैं, वो कहीं कहीं इसी वर्तमान समय की झांकी दिख रही है। तो आप वो सीधे सीधे वर्तमान शासन का व्यवस्था का वर्णन ज्यादा दिख रहा था। भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान उन्होंने पहुंचाया। देखिए, प्रधानमंत्री पद की गरिमा का देखिए, जब से लोकसभा के चुनाव खत्म हुए, मुझे तो अब ये लगता है कि वो जो प्रधानमंत्री पद की गरिमा को लगातार गिरा रहे हैं, वो गिराते गिराते उसको कहां तक गिराएंगे। मैं तो उनके भाषण से कुछ भी सकारात्मक उम्मीद नहीं रख रहा था, जो मैं उम्मीद रखा था वो उसी उम्मीद के अनुसार ही उनका पूरा भाषण रहा। क्योंकि देखिए, सबसे गंभीर मामला क्या है, स्वतंत्र भारत में प्रधानमंत्री जी ने और इनका जो पूरा कार्यकाल है उसमें संविधान के ऊपर इतने ज्यादा चोट हुए हैं कि वो राहुल गांधी या विपक्ष के किसी भी एक सवाल का उत्तर नहीं दे सकते, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, वो कभी ये दुनिया जानती है। प्रथम प्रधानमंत्री हैं जो कि संसद सत्र में भाग ले रहे हैं और इन्होंने प्रश्नकाल के किसी भी एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। चंद्रशेखर जी को संसद सत्र का सामना ही नहीं करना पड़ा था, तो उनको अगर हटा दें तो इनके नाम पे बहुत सारे रिकॉर्ड लगातार बन गए हैं। आप सोच के देखिए, एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले हैं, रिकॉर्डधारी हैं।
मैं वही तो मैं कह रहा हूं, आप सोचिए ये मैंने क्यों कहा कि वो ऋषि कपूर के जन्म शताब्दी के लिए गंभीर है, लेकिन जो संविधान, राज कपूर हाँ सॉरी, हाँ राज कपूर के जन्म शताब्दी के लिए वो गंभीर है, लेकिन संविधान के 75वें वर्षगांठ के लिए बिल्कुल ही गंभीर नहीं है। जब संविधान की बहस चल रही थी, प्रथम दिन के परिचर्चा में वो नौका विहार कर रहे थे प्रयागराज में, तो वो नौका विहार के दृश्य हम लोगों ने देखे, और कल जो उन्होंने उत्तर दिया, उस उत्तर में कम से कम ये तो आश्वासन वो दे ही सकते थे कि जो अतीत की चीजें जो बीत गई सो बीत गई, लेकिन हम आगे से संविधान को बिल्कुल मजबूत रखेंगे। लेकिन लोगों को शक होता है, जब वो सब संकल्प ले रहे थे राजीव जी, और उस संकल्प में जब उन्होंने कहा कि हम संकल्प लेते हैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध बिल्कुल जीरो टॉलरेंस वाला जो शपथ था, वो शपथ तो उन्होंने भोपाल में भी लिया था कुछ वर्ष पहले राजीव जी, आपको भी याद है। और उस शपथ लेने के जब उन्होंने वहां पर संकल्प दिखाया था भोपाल में, उसके कुछ घंटे के भीतर ही महाराष्ट्र में क्या घटनाक्रम हुआ था जिसका नाम लिया था अजित पवार दादा, वो अभी भी वहीं पे है। तो ये जो पूरी इन्होंने बनाया है सर्किल, तो इनके बातों पे कोई विश्वास नहीं कर रहा। मूल चीज ये है, राहुल गांधी लगातार संविधान के मामले को जन चेतना का विषय वो बना चुके हैं। लोगों के हक हकूक अधिकारों का जिस प्रकार से हनन किया जा रहा है, अब आप सोच के देखिए, आरोप लगाते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कांग्रेस की सरकार बदल देती थी। एक उदाहरण तो इन्होंने दे ही दिया जयशंकर जी ने कि निर्वाचन आयोग के मामले में कैसे बदलाव किया। दूसरा देखिए, दिल्ली सरकार को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने आदेश दिया, कैसे आनंद फानंद में त्वरित तौर पर उसको भी अध्यादेश लाया और बदल दिया उसको भी जो है कि लाके। तो ऐसे मिसाल अगर हम लोग देखें कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट में इनके पीरियड में उस प्रकार के सरकार विरोधी फैसले, वो फैसले ही कम आ पाए हैं राजीव जी। जो फैसले कम आए हैं उन फैसलों को भी उन्होंने पलट दिया है त्वरित तौर पर। दूसरी देखिए, पूरा कंफ्यूजन जो बीजेपी का इकोसिस्टम फैला रहा है, संविधान संशोधन बनाम संविधान को कुचल देना। अरे सर, इस दोनों संविधान संशोधन की प्रक्रिया तो संविधान के भीतर ही दी गई है राजीव जी, अनुच्छेद 368 में, कि संविधान में संशोधन कैसे करना है। और ये जो दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस ने बहुत सारे संशोधन कर दिए, हमने तो कुछ ही किए हैं देश के लिए। मैं दर्शकों को बता दूं कि 2015 में जब ये पहली बार इन्होंने संविधान संशोधन किया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के लिए एनजेएसी कब बनाया, उसको ही सुप्रीम कोर्ट ने उस समय संवैधानिक घोषित कर दिया। इनके दो बड़े काम देखिए, एनजेएसी को सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया, वो भी तब जबकि सुप्रीम कोर्ट दबाव में है, ये हम सभी लोग मानते हैं। तमाम संवैधानिक संस्थाएं दबाव में है, चुनाव आयोग दबाव में है, फिर भी असंवैधानिक घोषित हुआ। इनके पिछले कार्यकाल में सोचिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला, वो भी असंवैधानिक घोषित हुआ। तो कम फैसले आए इनके अगेंस्ट में, वो भी असंवैधानिक किस्म के घोषित होते चले गए। तो संविधान के मर्यादाओं का पालन ना तो इन्होंने पहले किया है, ना अभी भी करने की कोई इनकी ख्वाहिश नजर आती है। संविधान के प्रति को चूमना, लोकतंत्र में जो है कि प्रियंका जी ने कितना सही चीज बोला कि हमारे 15 दिन लगभग हमारे हो गए सदन में आए हुए। कल के अगर प्रधानमंत्री के भाषण से पहले अगर उनके सदन में उपस्थिति केवल 10 मिनट के लिए देखी गई, तो क्या यह सदन के लिए सम्मान है उनका, लोकतंत्र के लिए सम्मान है उनका? और एक एक घटनाएं जो घटी है पिछले 10 वर्षों में, वो संविधान पे उसकी चर्चा हम लोग करते रहे, थक जाएंगे हम लोग। जिन्होंने किस प्रकार से हर तरफ नियमों को, कायदों को, कानून को बिल्कुल तोड़ा है, मरोड़ा है। आपको बयान याद होगा, कानून मंत्री किरण रिजिजू, इसी साल की घटना है राजीव जी, मैं पिछले साल भी नहीं जा रहा हूं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेकर क्या क्या टिप्पणियां की, जजेस को लेकर क्या क्या टिप्पणियां की कि हम लोग तो निर्वाचित होकर आते हैं, उनको कौन ये अधिकार दे रहा है। अभी जिनके ऊपर जो राज्यसभा के सभापति महोदय हैं, अभी बेसिक स्ट्रक्चर की बात अभी प्रशांत टंडन साहब ने की अभी, कि बेसिक स्ट्रक्चर ये है, वो कितना महत्वपूर्ण चीज है हमारे संविधान का। लेकिन उस बेसिक स्ट्रक्चर वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पूरी दुनिया में प्रशंसा होती है राजीव जी। सुप्रीम कोर्ट 1973 का जो केशवानंद भारती का केस है, खाली एक लाइन में पूरा कर दूं, इसको कंक्लूड कर देता हूं, कि वो 73 का केशवानंद भारती केस जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर का मामला आया, हमारे सुप्रीम कोर्ट के लिए गौरव नहीं है। लेकिन धनखड़ साहब क्या लगातार कहते रहे राजीव जी कि वो बेसिक स्ट्रक्चर के मामले को हटा देना चाहिए। अब बताइए, उस धनखड़ साहब के लिए पूरी बीजेपी लगी पड़ी हुई है कि उनके ऊपर कैसे आप हटा दे रहे हैं, उनको हटाने का अविश्वास प्रस्ताव कैसे ला रहे हैं। तो ये पूरा मामला काफी घिरा हुआ है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित विपक्ष ने जितने भी सवाल उठाए हैं, किसी भी एक प्रश्न का एक उत्तर ना तो प्रधानमंत्री ने अभी दिया है, ना वो भविष्य में कोई देने की कोई संभावना है राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बहुत अलग अलग चीजें। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो थोड़ा आप जो एग्जाम्पल दे रहे थे उसमें, अगर प्रधानमंत्री ही, नेता सदन ही जिन शब्दों का, जिस भाषा का और जिस ढंग से, जिस भाषण का
वो प्रयोग करते आए हैं, अगर वही वैसा बोलेंगे तो बाकी लोग कैसा बोलेंगे, इसकी उम्मीद तो आप लगा ही सकते हैं। धनंजय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। सीधा जल्दी से आना चाहता हूं पहले अमलेंदु जी आपके पास। अमलेंदु जी, जरा आपसे भी समझूं, नरेंद्र मोदी के भाषण की खूब चर्चा हो रही है। कोई ऊँघ रहा था, कोई जबरदस्ती आंखें खोल रहा था, नींद आ रही थी बहुत तेज। कोई बोल रहा है कि एक ही साथ अगर मैथ्स के 2-2 पीरियड ले लिए जाएं तो क्या स्थिति होती है, वो बच्चे इस बात को समझ सकते हैं। ये तमाम बातें कही जा रही हैं, लेकिन उसके सामने राहुल गांधी का भाषण, अब जो कट्टर अंधभक्त हैं वो उसमें से भी खामियां निकालेंगे। राहुल गांधी के भाषण से भी खामियां निकाल रहे हैं लोग, लेकिन बात यह है कि मैदान तो मारने वाले मैदान मार के ले गए। एक किताब दिखाना ही बहुत था, नाम है मनुस्मृति, सावरकर पर सीधा प्रहार। कैसे देखा जाए? देखिए राजीव जी, जो मीन में निकालने वाले हैं वो तो चांद को भी टेढ़ा बता देते हैं कि चांद का मुंह टेढ़ा है, तो इसलिए तो राहुल गांधी के भाषण में मीन में निकाल रहा है या प्रियंका के में निकाल रहा है, तो उनका अपना काम है, वो करते रहेंगे, तो वो तो अलग का मसला है। लेकिन वो अपने जो आराध्य देव हैं, प्रातः स्मरणीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, उनके भाषण में क्या था ये कोई नहीं बता पा रहा है कि संविधान को लेकर 2.5 घंटे जो नरेंद्र मोदी जी ने प्रलाप किया, उसमें संविधान को लेकर मोदी जी ने क्या कहा और क्या उनकी बातें थी, ये कोई नहीं बता पा रहा है। भाई 11 आपने अपने संकल्प बताए, तो वो 11 जुमले जो थे वो फॉल अमित शाह जी, वो आपने प्रधानमंत्री नए जुमले बता दिए। 11वीं साल में आप पिछले जो 11 साल पहले आपने जुमले बोले थे, वो जुमले पूरे नहीं हुए, तो आपने 11 नए जुमले बता दिए, तो अब ये नए जुमले लेकर आ गए हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जो सीधा सीधा सवाल पूछा था कि आप मनुस्मृति के साथ हैं कि संविधान के साथ हैं, नरेंद्र मोदी को इस पर उत्तर देना चाहिए था। भाई नेता विरोधी दल सीधे सीधे पूछ रहा है कि आप मनुस्मृति के साथ हैं कि संविधान के साथ हैं, तो आपको ये जवाब देना चाहिए था कि आप जो है मनुस्मृति के साथ खड़े हुए खुलकर। अगर आप मनुस्मृति के साथ खड़े हैं तो खुलकर कहने में दिक्कत क्या है कि आप मनुस्मृति के साथ हैं और संविधान के साथ नहीं है। तो ये नरेंद्र मोदी की दुविधा कह लीजिए, चाहे उनकी परेशानी जो भी है कि वो खुलकर कह नहीं पा रहे हैं कि वो मनुस्मृति के साथ खड़े हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी मनुस्मृति की उपासक है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। क्योंकि इनके तमाम पिछले आप क्रियाकलाप देख लीजिए, मनुस्मृति के साथ खड़े हुए। राहुल गांधी ने बाकायदा हवाला दिया सावरकर का, ऑर्गेनाइजर का, कि किस तरीके से कहा गया कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है, मनुस्मृति के साथ खड़े हुए। तो उस मनुस्मृति को लेकर नरेंद्र मोदी को साफ साफ बोलना चाहिए था कि वो नरेंद्र मोदी मनुस्मृति के साथ खड़े हुए हैं। यानी जो व्यक्ति राजनीति जिसकी पूजा करता है और जो पूरा संगठन जो है जिसको मानता है, उसके साथ नहीं खड़ा हुआ है, तो कैसे हिंदुओं के साथ खड़े होंगे? ये फर्जी बातें करते हैं सब कि हिंदुओं के साथ खड़े हैं। अगर ये मनुस्मृति के साथ नहीं खड़े हुए तो काहे हिंदुओं के साथ खड़े हुए? तो इनको जो है निश्चित तौर पर कहना चाहिए कि भाई खुलकर मनुस्मृति के साथ खड़े हुए। हालांकि वो कहेंगे नहीं, लेकिन वह खड़े उन्हीं के साथ है। तो ये राहुल गांधी ने पूरी तरीके से फांसा था, और राहुल गांधी के फांसने के बाद नरेंद्र मोदी उस फंसने में इतने ज्यादा अवस्थे चले गए कि 2.5 घंटे जो है बोला, उनके ही साथी जो थे सब ऊँगने लगे। प्रियंका गांधी ने जैसे बताया कि नड्डा साहब जो थे वो ऊँग रहे थे, और नरेंद्र मोदी ने जैसे ही देखा तो हड़बड़ा के एकदम उठ बैठे। तो जाहिर सी बात है 2.5 घंटे जो है इस तरीके की बातें कौन सुनेगा? उनके वक्त भी नहीं सुन पा रहे थे, विपक्ष जरूर सुन रहा था, हल्ला उल्ला जो हो रहा था, तो उनके सांसद ही जब नहीं सुन पाए तो देश क्या सुनेगा? कुल मिला के मन की बात थी 2.5 घंटे की जो प्रधानमंत्री ने की। अब वो उनकी मन की बातें, उन बातों का क्या किया जा रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जरा धनंजय जी आपके पास आना चाहता हूं। हालांकि उधर बहुत कुछ हो रहा है, महाराष्ट्र में आप हैं, नागपुर में आज जो कुछ हुआ उसकी खूब चर्चा है, और क्या 2.5 साल की सरकार होगी ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि अजित पवार ने ये बात कह दिया है, पहले से ही बात कह दी है कि ये जो लोग आज शपथ ले रहे हैं ये 2.5 साल के लिए हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे को वो जगह नहीं मिल रही है जिस जगह पे वो बैठना चाहते हैं, जिस कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। पहले उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनी, उसके बाद वो गृह मंत्री की कुर्सी नहीं पा सके हैं अभी तक, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन वहाँ आए उससे पहले इधर की क्या चर्चा चल रही है उधर, यानी नरेंद्र मोदी, और महाराष्ट्र में चूंकि आप हैं, वहाँ बाबा साहब भी हैं और वहाँ सावरकर भी हैं, इसलिए ये आपसे समझना चाहता हूँ। और दोनों की चर्चा कल सदन में हो रही थी, इसलिए आप बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हैं आज हमारे लिए, गेस्ट ऑफ ऑनर हैं आप। नमस्कार, आपको धन्यवाद आपका। प्रशांत भाई हो और हम गेस्ट ऑफ ऑनर हो जाएं तो बड़ी बात है। खैर, तो मैं ये कहूं कि सावरकर की चर्चा हुई, अंबेडकर की भी चर्चा हुई। अब देखिए, पहले पटेल साहब को लेकर के आते थे डिफेंड करने के लिए, पटेल और नेहरू को लड़ाते थे, पटेल और गांधी को लड़ाते थे।
अब लगा कि अब पटेल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पटेल के नाम पे उन्होंने क्या क्या किया है वो सबको पता है। अब लोगों ने पढ़ भी लिया कि पटेल के नाम पर क्या क्या हुआ, पटेल ने क्या क्या कहा था। अब अंबेडकर को लेके आए हैं, तो चूंकि महाराष्ट्र में अंबेडकर का बड़ा असर है, यहाँ पे दलित भी काफी हैं, अवेयर हैं लोग, सोसाइटी को समझते हैं। और सावरकर वाली बात को भी कहाँ मानते हैं नरेंद्र मोदी। सावरकर तो कहते थे कि गाय को जो है वो खाया जा सकता है, वो पशु है, उसको माता मानने का कोई मतलब नहीं। तो माता तो मान रहे हैं, गाय माता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो अभी बोल रहे थे अमलेंदु भाई, वो तो क्लियर हैं, उनको मनुस्मृति ही चाहिए। मैं कहूंगा कि जिस तरह से वो नेहरू पे हमला कर रहे थे, बड़ा बचकाना और बड़ा हल्का और बड़ा दुख देने वाला हमला था। लेकिन मुझे एक और तकलीफ हुई कि कांग्रेस को और मजबूती से नेहरू वाले प्रसंग पे अटैक करना चाहिए था, क्योंकि उनको सबको मालूम है कि वो जो है संविधान पर बात कर रहे हैं, तो संविधान में जो संशोधन हुए और बहुत सारे झूठ उसमें लपेटेंगे, खाली इंदिरा गांधी की बात नहीं करेंगे। और जो पहले संशोधन की बात कही, मुझे लगता है उसको बड़ी प्रमुखता से उठाए जाने की जरूरत थी कि जब भारत के संविधान का पहला संशोधन हुआ, वो संशोधन क्यों हुआ, और उस संशोधन में जो है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कितना महत्वपूर्ण था। उस संशोधन में ये भी महत्वपूर्ण था कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे जो नंगा नाच आज कर रहे हैं, वो तब और मजबूती से कर रहे थे, तब और ज्यादा देश अवेयर नहीं था, और अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब क्या होता है लोगों को पता नहीं था। आज मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत उगल रहे हैं, उस समय तो जो दलित थे, जो और पिछड़े लोग थे, उनके खिलाफ भी नफरत थी, तमाम तरीके की नफरती भाषा बोल रहे थे, और उस समय नफरत ज्यादा बुरा असर दिखा सकता था, अभी तो लोग समझ गए हैं। तो इसलिए जो अभिव्यक्ति की आजादी का मसला है, जो नवी अनुसूची को बनाए जाने का मसला, हालांकि नरेंद्र मोदी ने उसका जिक्र नहीं किया कि नवम अनुसूची भी जो है वो अष्टम के बाद नवम अनुसूची नेहरू जी के कहने पे संविधान में संशोधन हुआ। और नवम अनुसूची कितना महत्वपूर्ण है कि लद्दाख वाले भी जो उसी के साथ तहत शेल्टर मांग रहे हैं, और बिहार वाले भी उसी के तहत शेल्टर मांग रहे हैं कि भैया वहां पे हमारे इस आरक्षण वाले जो हमने पिछड़ों को आरक्षण दिया है, वो आरक्षण जो है दे दिया जाए, नवम अनुसूची में डाल दिया जाए। अभी मौलिक अधिकार की बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी की, कितना बड़ा पाप किया नेहरू ने, लेकिन वो पाप नहीं किया, उसी में वो सारा तत्व छुपा हुआ है। वो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन उसमें छुपा हुआ है, उसमें नवम अनुसूची में क्यों नवम अनुसूची बनाई गई वो छुपा हुआ है, उसी में भी अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब क्या होता है, कि क्या संसद में झूठ बोलना अभिव्यक्ति की आजादी है, क्या सड़क पे झूठ बोलना अभिव्यक्ति की आजादी है, इस पर भी चर्चा जरूरी है। और एक जरूरी बात है कि जो आरक्षण को लेकर के ये बकवास करते रहते हैं, मैं बकवास इसलिए बार बार यूज कर रहा हूं कि वो बात नहीं बोलते, बात होती है जिसमें कुछ तत्व हो, कम हो ज्यादा हो, कंटेंट में कुछ तो बात हो। ये बकवास करते हैं, कोरी बकवास है, अर्ध सत्य भी नहीं होता है, वो झूठ बोलते हैं खाली। और वो झूठ बोला कि वो जो किया गया उसमें पिछड़ों को कैसे आरक्षण में शामिल किया जाए, और कहा गया उसमें कि आप राज्य को यह अधिकार दिया गया कि राज्य अपने स्तर पर पिछड़ों के लिए कानून बना सकता है, व्यवस्थाएं ला सकता है। तो ये सारे जो संशोधन किए गए थे वो देश को बेहतर बनाने के लिए संशोधन किए गए थे। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन के खिलाफ क्या मोदी जी के पूर्वज थे, इस पर मोदी जी को जवाब देना चाहिए था, और मोदी जी से पूछा जाना चाहिए। मैं तो कहूं बार बार हम लोगों को पूछना चाहिए कि मोदी जी ये बताइए, जमींदारी प्रथा के जब अंत किया जा रहा था तो आप कहां थे, किसके साथ खड़े थे। मोदी जी ये बताइए कि जब भूमि सुधार किया जा रहा था, भूमि सुधार बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था इसमें, तब आप कहां थे, क्या भूमि सुधार के साथ आपके पूर्वज थे, क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी से, गोलवलकर थे, के सुदर्शन से और तमाम लोग भूमि सुधार के समर्थन में थे, क्या पिछड़ों के समर्थन में आपका कोई नेता खड़ा हुआ कभी, आप लंबा लंबा डायलॉग बोल रहे हो, क्या महिलाओं के लिए सुरक्षा वाली बात हो और महिलाओं को नागरिक का दर्जा मिले, महिलाएं जो है नागरिक बने, महिलाओं को भी वो सारे अधिकार मिले जो पुरुषों को अधिकार हैं, क्या उसके लिए आपके पूर्वज खड़े थे। एक पूर्वज का नाम बताइए कि हमारे ये मौसा जी खड़े थे, हमारे फूफा जी खड़े थे, हमारे चाचा जी खड़े थे, कोई खड़े थे, कहीं है दूर दूर तक। आप अंबेडकर को क्यों लेकर के आते हो, अंबेडकर का साथ आपका कहां था। अंबेडकर अगर आपके साथ खड़े थे तो अंबेडकर जो 3.5 लाख अपने दलित साथियों को लेकर के नवबौद्ध बने थे, उस समय आप कहां थे, क्या बेच रहे थे आप, क्या कर रहे थे आप। वो अनुराग ठाकुर बकवास कर रहे थे कि जो है वो अंबेडकर को नहीं माना, किरण रिजिजू बोल रहे थे, तमाम लोग बोल रहे थे कि अंबेडकर के साथ कांग्रेस ने ये किया, अंबेडकर के साथ कांग्रेस ने ये किया। कांग्रेस ने तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी बनाया, अपने मंत्री बनाया, और मंत्री इसलिए बनाया कि कहा कि नहीं,
ये देश जो है सबका है, सबको साथ लेना है। आप ये बताइए मोदी जी कि क्या विपक्ष को आप साथ लेके चल रहे हैं? क्या विपक्ष के नेता को आप सम्मान दे रहे हैं? आप उनको देशद्रोही करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, और पूरी विरासत किस परंपरा की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? संसद में कौन सी परंपरा निभाई उन्होंने? एक परंपरा का जिक्र कीजिए। हमारी भारतीय परंपरा है दूसरे की विचारधाराओं का भी साथ देना, दूसरों को भी सम्मान देना। क्या नरेंद्र मोदी जी ने किसी को सम्मान दिया? किसको सम्मान दिया? एक आदमी का नाम बताइए किसको सम्मान दिया। क्या राज कपूर का सम्मान किया उन्होंने? अभी जो राज कपूर के फेस्टिवल में गए हुए थे वो आह्लादित हो रहे हैं क्योंकि उनको फोटो खिंचाना है। तो ये फोटो देश का दुर्भाग्य है कि हम जो है 11 साल से ऐसे प्रधानमंत्री को झेल रहे हैं। और संसद क्या कहा देखिए, आप गौर कीजिए। वो किरण रिजिजू क्या बोल रहे थे? किरण रिजिजू ने कहा कि वैसे भी जो मैं बोलूंगा रिकॉर्ड में आ ही जाएगा, चाहे आप हल्ला करो चाहे जे करो। आप देखिए उनका आशय क्या था, क्यों इतना विश्वास था। फिर आप देखिए कि जितने बीजेपी के नेताओं ने बकवास की सारा झूठ बोला, उस पर कहीं लोकसभा अध्यक्ष का कोई कमेंट आया। लेकिन जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो राहुल गांधी को जरूर टोका कि अरे संविधान पे चर्चा हो रही है, आप क्या उधर की बातें करने लगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए है कि हम जो बात करते हैं, हम जो चर्चा कर रहे हैं, ये कांग्रेस के लोगों को जमीन पे चर्चा करनी पड़ेगी। मुझे लगता है राहुल गांधी से अकेले अगर आप कहिए कि राहुल गांधी खाली लड़ेंगे, तो राहुल गांधी के अकेले बिहार, उत्तर प्रदेश, तमाम देश जो है वो विचार दे सकते हैं, लेकिन लड़ाई तो सड़क पर उतर को आपको करनी पड़ेगी। राहुल गांधी अकेले नहीं बोलेंगे हर मुद्दे पे, जिसे प्रियंका ने बहुत बढ़िया बोला। लेकिन राजनाथ सिंह ने जितना बढ़िया था, राजनाथ सिंह ने बहुत अच्छे तरीके से रखा, मैं इसको ये बोलूंगा। और बोलते समय कई दफा झिझक भी रहे थे क्योंकि उनका मन कुछ कह रहा था, उनके पार्टी के लोग मोदी जी कुछ और कर रहे थे। आप बताइए कि मोदी जी के ये राजनाथ सिंह के अलावा उस परंपरा के किसी व्यक्ति को बोलने का अवसर मिला? सारे उदंड लोगों को बुलवाया, जितने उदंड हैं इस संसद में, चाहे निशिकांत दुबे हो, अनुराग ठाकुर हो और कई नेता है, उनको खाली गाली देना है। वो नेहरू को गाली देना है, वो इंदिरा को गाली देना है, वो राहुल को गाली देना है, वो राजीव को गाली देना है, वो सोनिया गांधी को गाली देना है। अब बताइए, मोदी जी चर्चा कर रहे थे कि एक जो पिछड़ा अध्यक्ष बना, सीताराम केसरी जी का जिक्र कर रहे थे, उसका भी सम्मान नहीं किया। आपने किसका सम्मान किया मोदी जी? गिरबान में झांकिए। जो सजग व्यक्ति होता है, जो जागरूक व्यक्ति होता है, जो दूसरे का सम्मान करता है, दूसरे के घर में जाकर अगर किसी का सम्मान करता है, वो अपने घर वालों का सम्मान करता है। अडवाणी जी का क्या सम्मान किया? अपनी माता जी का क्या सम्मान किया? अपनी पत्नी का क्या सम्मान किया? किसका सम्मान किया? माता जी का क्या सम्मान किया? माँ भारती बोलते हुए गला रूंध जाता है आपका, लेकिन माँ को क्या कहा आपने? मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। तो माँ की पूरी पीड़ा को आपने खा लिया, निगल लिया एक झटके में। ऐसे कोई भगवान बनता है? भगवान के लिए भी माँ बहुत जरूरी है। माँ शब्द ही भगवान का पहला शब्द माना जाता है। तो मैं बोलूंगा बहुत ही जो संविधान पे चर्चा थी, ये संविधान पे चर्चा नहीं थी, ये निंदा प्रस्ताव था। इंदिरा गांधी को वगैरह वगैरह को गाली देना था उसमें। लेकिन कांग्रेस को, मुझे लगता है कांग्रेस को थोड़ी चूक हुई, उसको ये ध्यान रखना था। जैसे प्रियंका ने जो नोट संभाला था, उस नोट को कोई आगे नहीं बढ़ा पाया और ले जाना था कि संविधान में संशोधन जो हुए, संविधान में जो चीजें हुई वो क्यों हुई। एग्रेसिव नोट पर अगर मोदी जी के सामने नहीं रहिएगा ना, बैक फुट पे रहिएगा, तो हमेशा फ्लॉप हो जाइएगा। क्योंकि अडानी वाले मुद्दे पे आप गौर कीजिए, अडानी वाले मुद्दे पे फ्रंट फुट पे खेल रही है कांग्रेस, इसलिए मोदी जी की हवा निकल जाती है। इसलिए जो है हवा निकल जाती है, मैं जान के बोल रहा हूँ, ये मत सोचिएगा मैं गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि आज की तारीख में हवा निकल जाना बड़ा गर्व से बोला जाता है। रणबीर कपूर ने बोला मोदी जी को कि जो है आपके सामने तो हम लोग की हवा निकल गई, तो बड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। लेकिन मैं बोलूंगा कि जिस तरह से संविधान को लेकर के या हमारे जो विरासत है, जो नेहरू ने जो दिया हमको, जो और लोगों ने दिया, नेहरू का कोई अपमान नहीं कर सकता। और नेहरू का अपमान करने वाला आदमी जो है खुद छोटा है। नेहरू के लिए, हालांकि मैं कहता हूं, अभी मैं कह रहा हूं कि डिफेंड करना चाहिए, लेकिन वो डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस समाज को, हमारा जो आज की जो पीढ़ी है, जो हमारा देश है, जो सबसे ज्यादा युवा है, उसको ये बताने की जरूरत है कि संविधान क्यों बना, संविधान कैसे बना, संविधान में जो संशोधन हुए किस आधार पर हुए। और ये जो देश था जिसको कथित तौर पर ये कर रहे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बोलना ही जो है संविधान के खिलाफ है, कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे आप बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे या हिंदू राष्ट्र है, यानी संविधान विरोधी आप हो। फिर आपको ये बताने की जरूरत है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता था, महिलाओं की क्या स्थिति थी, दलितों की क्या स्थिति थी, पिछड़ों की क्या स्थिति थी। ब्राह्मणवाद जो था उसमें जो वो राम भद्राचार्य जी बोल रहे थे, त्रिगुणायत, पाठक, चौबे, ये सब अच्छे ब्राह्मण नहीं होते थे, तो उन ब्राह्मणों में भी ब्राह्मणों की क्या स्थिति थी। ये तमाम चीजों को दोहराए जाने की जरूरत है। किताबों को खाली आख्यान के वो शब्द जिसे उन्होंने इस्तेमाल किया एकलव्य का,
एकलव्य का खाली इस्तेमाल करने से नहीं होगा, हमको इस पे भी आना पड़ेगा कि आख्यान जो है नए संदर्भ में हम पेश करें। वो नए संदर्भ में लग सकता है कि अरे कहीं गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन आख्यान को आप नए संदर्भ में पेश कीजिए। वो 5000 साल पुरानी कहानियों को दोहराने का कोई मतलब नहीं, लेकिन 5000 साल के बाद जो साल चल रहा है उसमें एकलव्य क्यों जरूरी है और एकलव्य की भूमिका क्या है। और वो जो है एकलव्य अभी क्या है, वो देखिए आपके जो उपसभापति, ये जो सभापति है, उपराष्ट्रपति है, वो बोलते हैं मैं आरएसएस का एकलव्य था, आरएसएस का एकलव्य हूं। अरे आरएसएस में तो कोई भी जाता है यार, पकड़ पकड़ के ले जाते हैं कि आइए हम वहां शाखा लगा रहे हैं, आप भी आ जाइए। आपको एकलव्य बनने की क्या जरूरत है? एकलव्य अगर गांधी के लिए कोई कहे कि मैं एकलव्य, तो एक बार सोचा जा सकता है, नेहरू के लिए तो सोचा जा सकता है, आरएसएस के लिए कह रहे हो एकलव्य, तो ये मिस कॉल दो और मेंबर बन जाओ वाली पार्टी। तो अब सोचिए ऐसे एकलव्य हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी से एकलव्य की बात कर रहे थे जी। उस एकलव्य को और ज्यादा प्रकाशित करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, एकलव्य की बात राहुल गांधी ने कही थी, और चूंकि एकलव्य का अंगूठा द्रोणाचार्य ने मांग लिया था, और उस अंगूठे की कहानी को आगे बढ़ाते हुए आज के दौर से उसको जोड़ने की कोशिश कल राहुल गांधी ने की थी। और यहाँ दो पैरेलल कहानियाँ चल रही थी। एक बात जो राहुल गांधी कह रहे थे वो एकलव्य की, और उससे देश के युवाओं और ऐसे बेरोजगारों, वंचित समाज के लोगों, इन सब की बात वहाँ रखने की कोशिश राहुल गांधी ने की। और दूसरी तरफ संविधान पर चूंकि चर्चा थी, तो संविधान और बीजेपी जो चाहती है आज की तारीख में उसको वहाँ लागू, यानी कि कहीं ना कहीं संविधान के सामने, यानी अंबेडकर के सामने सावरकर, इन दोनों की बातें होती रहती हैं, और कौन ऊपर कौन नीचे, और क्या आज सावरकर की उतनी उपयोगिता है, प्रासंगिकता है, ये सब कुछ यहाँ रख रहे थे। और जो लोग सावरकर को मानते हैं, क्या वो संविधान को मानते हैं, ये एक बड़ा सवाल वहाँ राहुल गांधी ने कल छोड़ा है। जरा फिर से आना चाहता हूँ प्रशांत जी, चर्चा संविधान की जब होगी, चर्चा जब मनुस्मृति की होगी, आजकल बहुत होने लगी है, एक नया धर्म आ गया पिछले दिनों, सनातन धर्म कहने लगे। मैं उस विवाद में या उस डिबेट में नहीं ले जाना चाहता हूं आज की चर्चा को, परिचर्चा को, लेकिन इतना ज़रूर है कि बहुत कुछ दिखाया जा रहा है। और सुबह सुबह खबर पढ़ रहा था कि संभल में एक 25 साल बाद या 45 साल बाद एक हनुमान मंदिर में पूजा किया जा रहा है, कुछ और है। ये सारी चीज़ें, मतलब आपके पेट में अनाज नहीं है। 80 करोड़ लोग, 83 करोड़ लोग आज 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगते हैं इसी देश में। 142 करोड़ का पॉपुलेशन है, उसमें से 83 करोड़ लोगों को अनाज मुहैया कराया जा रहा है, और गौरवान्वित होती है हमारी सरकार कि हम ये कर रहे हैं। तो इससे दुखद और क्या हो सकता है? ये सब इसी देश में हो सकता है। इसी देश के लोगों ने कोरोना जैसी महामारी में क्या क्या नहीं झेला, लेकिन उसके बाद भी आप घंटी बजाते हैं जाके, आपको अच्छा लगता है, बिल्कुल खुश रहिए उसमें। इसलिए उस डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एक डिबेट में ज़रूर आना चाहूँगा जिसकी चर्चा हो रही है। राहुल गांधी ने जो बात कही है, और ख़ासकर संविधान और मनुस्मृति को लेकर, क्या यहाँ से संविधान और मनुस्मृति पे चर्चा और बढ़ते हुए आप देखते हैं? इसीलिए मैंने राजीव जी कहा कि कल का दिन बड़ा ऐतिहासिक था, कि एक दिन बाद भी हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, और उसके कारण है। जयशंकर जी ने भी कहा, शुरुआत में मैंने भी कहा कि मोदी जी के सामने एक बड़ा ऐतिहासिक क्षण था। उस वक्त वो एक बड़ी लकीर खींच सकते थे, अपने आप को संविधान का बड़ा एडवोकेट बना सकते थे, लेकिन वो उस पर चूक गए, और एक घंटा वो इंदिरा गांधी और नेहरू पर बोलते रहे। नेहरू विद्वान व्यक्ति थे, केवल प्रधानमंत्री और फ्रीडम फाइटर नहीं थे, वो फिलोसफर भी थे, वो राइटर भी थे। उनकी और नरेंद्र मोदी की तुलना नहीं हो सकती। लेकिन बावजूद इसके, देखिए, डॉक्टर अंबेडकर की बात कल उन्होंने बहुत की। अभी आपने शुरुआत में भी कहा कि मनुस्मृति, डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं मरूंगा हिंदू नहीं। और जो जात पात का जो भेद है, इसके खिलाफ उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया अपने जीवन के अंतिम समय में।
तो इस बात को नरेंद्र मोदी कभी रेखांकित नहीं करेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर ने ये क्यों किया था, और आज उस डॉक्टर अंबेडकर के उस कदम की आज बहुत जरूर आवश्यकता है। तो जो राहुल गांधी ने कल एक बड़ा काम किया कि मनुस्मृति को आपने कहा कि पार्लियामेंट में ले गए, वो एक ऐतिहासिक क्षण है। देखिए, संविधान के 75वें वर्षगांठ पर एक नई प्रकार की राजनीति की शुरुआत राहुल गांधी ने उस 2 किताबों को दिखाकर की है। जी। मनुस्मृति कहीं लागू होती आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन मनुस्मृति भारत के समाज में हर जगह विद्यमान है, और उसके खिलाफ संघर्ष, उसके खिलाफ एक मोर्चा खोलना इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, देश की प्रगति के लिए और संविधान की मूल भावना को जीवित रखने के लिए बहुत आवश्यक है। अब जो बात राहुल गांधी ने कल कर दी, उसको अब रीइन्वेंट करना पड़ेगा। मनुस्मृति के मुखालफत में आपको पूरी राजनीति को रीइन्वेंट करना पड़ेगा। 2 बातें राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं, जातिवाद जनगणना और आरक्षण की 50% की लिमिट को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अब इन 2 बातों को इम्प्लीमेंट करने का तरीके ढूंढने चाहिए। ये सरकार नहीं करेगी, सरकार पर दबाव बनेगा तब करेगी। ये कहना भी मैं इसमें सहमत नहीं हूं कि हम जब आएंगे तब करेंगे। आप सरकार पर दबाव बनाइए कि मजबूर कीजिए सरकार को कि करे। किसानों ने दबाव बनाया और अपने कानून का, वो जो कानून जिसका विरोध करे उसको वापस करवाया जी। तो आप दबाव बनाइए। उस दबाव के लिए क्या करना पड़ेगा कि पूरी आपको अपनी राजनीति की रणनीति को रीइन्वेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जो मनुस्मृति का प्रेजेंस है वो सुप्रीम कोर्ट में भी है। आप देखिए ना कि अगर कोई चीफ जस्टिस ये कह रहा है कि भगवान ने उससे फैसला लिखवा लिया, ये मनुस्मृति है जो अंदर से बोल रही है। आप ब्यूरोक्रेसी में देखिए जिसकी बात राहुल गांधी करते हैं, उस मीडिया को देखिए जो कि नफरत फैलाता है और मोदी के साथ खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है। आपको राहुल गांधी को मीडिया से रिलेशंस, किस मीडिया से आपको रिलेशन बनाना है, किस मीडिया को आपको का साथ देना है, किस मीडिया में आपको दिखना है, कौन मनुस्मृति के खिलाफ खड़ा है, कौन सामाजिक न्याय की बात कर रहा है, कौन सामाजिक न्याय के विरुद्ध है। ऐसा नहीं कि वो जानते नहीं है, लेकिन अब उसको रणनीतिक रूप से इंप्लीमेंट करने का मौका है। यह नहीं हो सकता कि आप संसद में मनुस्मृति दिखाएंगे और उसी मनुस्मृति का वकालत करने वाले चैनलों में आपके प्रवक्ता सुबह शाम बैठेंगे। ये रीइन्वेंट करना पड़ेगा सब कुछ, आपके सामाजिक समीकरण, आपके राजनीतिक समीकरण। समाज में बहुत तेजी से, मैंने पहले ही वक्तव्य में कहा था कि समाज में अब जो वंचित वर्ग है उसका एक मिडिल क्लास है, उसका एक प्रबुद्ध वर्ग आ चुका है, बुद्धिजीवी वर्ग आ चुका है, और वो उनकी बहुत सारे संगठन भी हैं। तो सामाजिक जो समीकरण है और राजनीतिक समीकरण है उसको रीडिफाइन करना पड़ेगा, वरना ये होगा कि कल कोई ममता बनर्जी बयान देंगी, कल कोई और बयान देगा, उमर अब्दुल्ला बयान देंगे और आप उसके जवाब देते रहेंगे। जी। इसलिए मौका ये है कि आप अपनी राजनीति को, जो आपने एक पहल कर दी है पार्लियामेंट से मनुस्मृति और संविधान की तुलना करके, अब आप रीइन्वेंट करें अपने सामाजिक पॉलिटिकल सारे रिलेशंस और उसकी रणनीतियां। जी बिल्कुल बिल्कुल। राहुल लाल जी, क्या कहेंगे आप इस पे? बिल्कुल, मैं सहमत हूं प्रशांत जी के इस बात से कि कल के राजनीति में, देखिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो तो हम लोगों को पता है, लेकिन
राहुल गांधी ने जिस तरह से पूरे मामले को, संविधान की 75वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं और वहां पे संविधान बनाम मनुस्मृति की एक स्थिति वो लेके आए, क्योंकि जो सावरकर ने कहा, उन्होंने, सावरकर ने खुलकर इस संविधान को कहा कि संविधान में भारतीय जैसा कोई तत्व नहीं है, उनके बयान है अधिकृत तौर पे, और इस संविधान को खारिज किया। और उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि आरएसएस और संपूर्ण जो है कि बाकी तमाम अनुषंगिक संस्थाओं ने ना तो हम लोगों के झंडे के प्रति, वो झंडा भी भगवा लहराया करते थे, और संविधान को उन्होंने कितना सम्मान दिया। वो तो बहुत देर से ये स्थितियां आई, गंगा पराने में उन्हें दिक्कत थी। तो मनुस्मृति आपको स्वीकार करना है, संविधान स्वीकार करना है, और संविधान की श्रेष्ठता बनी रहे। अगर हम मनुस्मृति को स्वीकार करते हैं तो फिर जो संविधान कह रहा है कि इक्वलिटी होनी चाहिए, सबों के लिए अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, अवसर होने चाहिए, ये मौके कहां बनेंगे? तो ये तो, और इसका जो जवाब आना चाहिए था प्रधानमंत्री की तरफ से, भाई जिस संविधान के कारण से आप प्रधानमंत्री हैं पिछले 11 वर्षों से, अरे कम से कम एक बार तो कह देते कि हमारा चयन स्पष्ट है कि हम मनुस्मृति बनाम संविधान में हम संविधान का चयन करते हैं, लेकिन वो उन्होंने नहीं कहा। तो यहां से एक राजनीति की अलग गति, अलग दिशा तो राहुल गांधी ने बिल्कुल दे दी। और मैं भी राजीव जी सहमत हूं कि कभी भी हमने भी नहीं देखा है कि सदन के भीतर कभी भी, या ना कुछ ऐसा पढ़ा है अतीत में कि सदन में मनुस्मृति किसी ने दिखाया हो। तो हमें लग रहा है कि कल संसदीय इतिहास में पहली बार संविधान और मनुस्मृति दोनों पुस्तकों को वहां पर लहराया गया है, वहां पर दिखाया गया है। और ये जो चीजें आई है, ये चीजें देखिए राहुल गांधी को उसी बात की तरफ जा रहा है कि आपको 90% लोगों के बारे में सोचना है कि 10% लोगों को सोचना है। भाई मनुस्मृति पहले ही महिलाओं के अधिकार को खारिज कर रहा है, वो जो है कि दलितों के अधिकार को खारिज कर रहा है, आदिवासियों के अधिकार को खारिज कर रहा है, वो अलग अलग समाज के भीतर विभिन्न प्रकार के विषमताओं को प्रोत्साहन दे रहा है। तो राहुल गांधी इसी तरह से तो टोटल आबादी 90% वोट है, 10% के लिए वो बात करता है कि यह सरकार किस प्रकार से 10% के जगह पे खड़ी हो रही है। अब तो देखिए सरकार की यह भी आलोचना होती है राजीव जी कि यह सरकार भी समाजवाद स्थापित कर रही है, मोदी सरकार भी, कि हमारे आपके सबके पॉकेट पे जीएसटी का कैची लगा के, अन्य अलग अलग टैक्सों का कैची लगा के सरकार संसाधन जमा करे, और एक उद्योगपति को जो है कि सारी चीजें दे दे। तो एक उद्योगपति जी को A1 को सब कुछ दे दीजिए और पूरे देश के लोगों को गरीब बना दीजिए, क्योंकि जो तमाम आंकड़े आ रहे हैं वो उसी तरफ जा रहे हैं। तो ये जो संविधान बनाम मनुस्मृति का मामला है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये राजीव जी की, जो अगले वर्ष, अब चूंकि ये वर्ष तो खत्म ही हो रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जब 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उस समय राहुल गांधी जिस टाइमिंग पर ये लेके आ रहे हैं कि मनुस्मृति बनाम संविधान, यह विवाद कितना परेशान करने वाला है आरएसएस के लिए। वो नहीं चाहेंगे कि इस समय ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हो, लेकिन वो चीजें उत्पन्न हो गई है। नंबर 1 चीज तो ये मैं कहूंगा। दूसरी चीज देखिए, महाराष्ट्र को लेकर और तमाम जो पूरे देश भर में हलचल चल रही है राजीव जी, महाराष्ट्र में हम लोगों ने देखा, पहले भी हम लोग कार्यक्रम में चर्चा कर चुके हैं कि इतने % बहुमत के बाद, एनडीए के बावजूद भी किस तरह से वहां पर सरकार निर्माण में कितनी कठिनाई हुई। एकनाथ शिंदे बार बार बीमार होकर अपने घर जा रहे थे, और अब जबकि मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, जिस तरह से अजित पवार ने कहा कि 2.5 साल बाद ये मंत्री फिर से शपथ लेंगे, तो अब आप सोच के देखिए कि सरकार जो कि तीसरे टर्म में चल रही है, इतनी % संख्या के बावजूद भी 2.5 साल के फॉर्मूले को उन्हें मानना पड़ रहा है। तो ये कितने कमजोर हो गए। हमें लग रहा है कि प्रधानमंत्री बाहर से जितने मजबूत दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, अंदर से वो उतने ही कमजोर हो रहे हैं। कल के भाषण में भी दिखाई दे रहा था, आज महाराष्ट्र से जो घटनाएं आ रही है वो भी दिखाई दे रही है कि राहुल गांधी ने उन्हें परेशान करके रख दिया है। प्रधानमंत्री के चेहरे पे, वो प्रयागराज में परसों थे राजीव जी, लेकिन उनके चेहरे पे कोई मुस्कुराहट के भाव नहीं थे। वो जरूर गंगा नदी में संगम स्थान पे वो घूम रहे थे स्टीमर पे, लेकिन बुझे हुए चेहरे के साथ घूम रहे थे। उनको लग रहा था कि कल वो क्या जवाब देंगे। और कल सदन में भी देखिए, उनके पास कहने के लिए कितने अच्छे मौके हो सकते थे, कई चीजें वो कह सकते थे। मैं तो कह रहा हूं कि एकाध जो कुछ उन्होंने कुछ अच्छे काम किए होंगे जो उनको गिनना चाहिए कि पिछले, अब तो 11 वर्ष पूरा हो जाएगा अगले मई में, 10.5 वर्ष से ऊपर का कार्यकाल तो पूरा ही हो चुका है राजीव जी, 10.5 वर्ष तो हो ही चुका है। एक अच्छे संविधान के काम की वो गिनती नहीं करा सके, इससे ज्यादा इस प्रधानमंत्री के लिए विफलता की स्थिति क्या होगी, वो खींच भी दिखाई दे रही है उनके ऊपर राजीव जी। तो हमें लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के जोड़ी ने बुरी तरह से फंसा दिया है। इनके पास अब फंसने वाले समस्याओं का उसका कोई समाधान नहीं है राजीव जी। जी बिल्कुल। अमलेंदु जी, आप क्या कहेंगे इस पे, खासकर महाराष्ट्र का मसला? देखिए राजीव जी, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के अपने जो कर्म है वो सामने आ रहे हैं, और वो अब ऊपर कोई फैसला नहीं होता, यही फैसले होते तो फैसला अब यही हो रहा है। अरे भाई, जब 2.5 साल की ही बनानी थी सरकार,
और 2.5 साल के लिए देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनना था, तो 2019 में शिवसेना के साथ गठबंधन क्यों तोड़ा था? ये संकट है बीजेपी के सामने राजीव जी। अभी तो बीजेपी से सवाल उठेगा जी कि भाई अब 2.5 साल का ही करना था, तो आपने अपना 28 साल पुराना सहयोगी जिसके कंधे पर चढ़कर आप वहां राजनीति करते थे, आपने उससे अपने संबंध खराब कर लिए और आपके ऊपर विश्वासघाती का टैग लग गया बीजेपी के ऊपर। तो ये नरेंद्र मोदी और जो अमित शाह हैं, जो उनको चाणक्य हैं, उनकी राजनीति जो इस तरीके से सामने आ रही है। तो महाराष्ट्र में राजीव जी देखिए, एक दूसरा बात यह है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का अपना अकेला इतना बहुमत है कि अगर शिंदे और अजित पवार अगर हट भी जाए तब भी सरकार चला सकते हैं वो, चूंकि वो जब तक महागठबंधन में शामिल नहीं होंगे दोनों, तब तक वहां सरकार को खतरा नहीं हो सकता। लेकिन अजीत पवार जो कह रहे हैं उसके पीछे तात्पर्य राजीव जी ये है कि अजीत पवार ये समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी दिल्ली में बहुत ज्यादा कमजोर हैं, तो इसलिए नरेंद्र मोदी जो है अब महाराष्ट्र में कोई गड़बड़ नहीं कर सकते हैं। ये बात शिंदे भी समझ रहे हैं और अजीत पवार भी समझ रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि 2.5 साल की सरकार चलेगी। धनंजय जी से 2.5 साल बाद जो होना है वो बदला जाएगा। धनंजय जी से जरा समझते हैं आखिर चल क्या रहा है धनंजय जी। देखिए, चल तो रहा, विश्वास चल रहा है, अविश्वास हर तरफ अविश्वास है। और अविश्वास इस हद तक है कि जब आप जो है बाप के खिलाफ बेटे को उतार दीजिएगा, और आप में ये कुवत है कि आप बेटे को बाप के खिलाफ उतार सकते हैं, और बाप बेटा दोनों को लगे कि अरे यार ये तो उतार दिया। शरद पवार को अगर आप देखिए, शरद पवार जी ने, अब कहा जा रहा है कि शरद पवार ने बड़ा कमाल गेम खेला। गेम ये खेला कि जिसे पहले कहा जा रहा था वहां के बारे में, जब वो सुनेत्रा पवार और सुप्रिया सुले दोनों जब चुनाव लड़ रही थी, लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी, तो कहा गया कि अगर सुनेत्रा को नहीं उतारते तो किसी और को उतारना पड़ता, या सुप्रिया को वहां से हटा देती तो कोई और होता जो पवार फैमिली का नहीं होता। अभी जैसे इनके खिलाफ, अजित पवार के खिलाफ उतारा गया किसको? योगेंद्र पवार को उतारा गया, उनके ही भतीजे को उतारा गया। तो अगर उनको नहीं उतारा जाता तो किसको उतारा जाता? कोई दूसरा व्यक्ति होता, दूसरा परिवार होता, तो आने वाले समय में शरद पवार के लिए संकट होता। अब शरद पवार जाने से पहले ये व्यवस्था कर जा रहे हैं कि दोनों, चाहे सुप्रिया रहे सरकार में या अजित पवार रहे सरकार में, मतलब वो कहावत है ना कि ही कहाँ गिरा, तो दही में, ये दाल में। तो शरद पवार जी ने तो अपना सेट कर दिया। अब चिंता है कि क्या करेंगे उद्धव ठाकरे, और लोग कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे बेचारे ठगा गए। उद्धव ठाकरे न इधर न 3 में रहे न 13 में रहे, लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ उनके पिताजी हैं, वो 3 में भी हैं और 13 में भी। बीजेपी की जितना भी 3-13 करे, बीजेपी में हर जगह वो हैं उद्धव ठाकरे के पिताजी और उद्धव ठाकरे। आज नहीं 10 साल के बाद भी व्यापेगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पिताजी जो हैं एक बड़ा नाम है महाराष्ट्र के, बीजेपी के खड़ा होने में एक बड़ा नाम है। उद्धव ठाकरे के पिताजी, उद्धव ठाकरे पे तो हमला कर सकते हैं, लेकिन बाल ठाकरे पे हमला करना आसान नहीं है बीजेपी के। एक अभी वीडियो वायरल हो रहा है, वायरल क्या हो रहा है, मैं देख रहा था उनका, नितिन गडकरी जी का, कि नितिन गडकरी जी एक दिन गए वहां बाला साहब के यहाँ रात में, तो एक शराब बेचने वाला व्यापारी आया हुआ था, वो बढ़िया वाइन लेके आया हुआ था उनके पास। तो बाला साहब ने कहा कि ले तू भी पी, तो बोला नहीं हम तो नहीं पीते। बोला अरे इसमें पीने में क्या दिक्कत है? तो बोला कि नहीं, तो बोला कि रहने दो, ये चड्डी वाला है, चड्डी वाला जो है ये सब करते हैं। चड्डीधारी मतलब जो चड्डीधारी जो आरएसएस वाले होते। तो आज भी बीजेपी ने अपनी मजबूती दिखाई है बिल्कुल, लेकिन बीजेपी की जो मजबूती है वो कांग्रेस की कमजोरी है। जिस दिन कांग्रेस कमजोर हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, फिर बीजेपी फिसल जाएगी। और उसकी वजह मैं ये बताता हूं कि आप गौर कीजिए, लोकसभा में जब कांग्रेस मजबूत हुई तो बीजेपी फिसल गई, विधानसभा में कांग्रेस कमजोर हुई तो बीजेपी मजबूत हो गई। शिवसेना ने तो 20 सीटें फिर भी ले आई, शिवसेना को 20 सीटें मिल गई। तो मुझे लग रहा है कि शरद पवार जी का अपना गणित बैठ गया है, कांग्रेस को अपना गणित बिठाना है, और अपना गणित बिठाना है शिवसेना उद्धव ठाकरे। अभी बाकी 2.5 साल की जो बात है, मुझे नहीं लग रहा कि 2.5 साल वाला कोई क्राइसिस मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है राजीव भाई। हाँ, ये मैं जरूर कह सकता हूं कि 2100 रुपया कब से देना शुरू करेंगे, ये एक समझने वाली बात है। और 1 साल सरकार कैसे चलाते हैं, क्योंकि अब तो चर्चा ये भी हो रही है कि मोदी जी जो है अभी कुंभ का जो मेला जो देख करके आए हैं, तैयारी कुंभ के मेले के दौरान ही तय हो जाएगा मोदी के बाद कौन, और मोदी के बाद कौन किसी भी दिन जो है कहा जा रहा है कि योगी जी को प्रकट किया जा सकता है। योगी जी को प्रकट अगर किया जाएगा तो क्या ये भी सवाल है कि अडानी साहब कहाँ रहेंगे? क्या वो अडानी साहब जो है मोदी जी के छोड़ करके योगी जी के पीछे चले जाएंगे?
और ये भी सवाल सबसे बड़ा है कि अगर योगी जी अगर आगे किए जा रहे हैं तो अमित शाह क्या बेचेंगे, क्या करेंगे वो, क्या वो फिर से गृह मंत्री रहेंगे या कुछ और हो जाएंगे। तो ये सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है मनीष। महाराष्ट्र में मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा निकट भविष्य में, हालांकि मीडिया में क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि शिवसेना जो है उसमें कुछ टूट होने की गुंजाइश है, कुछ फलाना है, लेकिन मुझे नहीं कुछ दिखाई पड़ रहा। और जो मंत्री बनाए गए हैं वो सारे मंत्री वही हैं जो ताकतवर नेता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जरा क्लोजिंग कमेंट के लिए आते हैं हम जयशंकर जी आपके पास। जयशंकर जी, बहुत कुछ आप सुन रहे थे, लेकिन फिर से आना चाहता हूं इधर दिल्ली। एक बात कह रहे थे अभी धनंजय जी कि यहाँ दिल्ली अगर कमज़ोर है तभी आंखें तरेरी जा रही हैं वहाँ महाराष्ट्र में क्या कुछ होगा आने वाले समय में हम देखेंगे। लेकिन दिल्ली में जो कुछ चल रहा है, चूंकि संसद की कार्रवाई चल रही है और कल फिर से इसी संविधान के मसले पे 2 दिनों तक चर्चा होनी है राज्यसभा में। बहुत नज़दीक से आपने राज्यसभा की कार्रवाइयों को आपने वो किया है, कवर किया है और करते रहे हैं। इसलिए भी आपसे समझना चाहता हूं कि एक तरफ जहां धनखड़ हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, संविधान की बात होगी, क्या चर्चा होते हुए आप देखते हैं। और यहाँ पर क्योंकि धनखड़ खुलकर विपक्ष के खिलाफ आ गए हैं, ये दिखाई देता है। सभापति का जो रवैया है वो विपक्ष के प्रति बहुत सही, बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता है। कैसे देखा जाए? बाहर से तो जग जाहिर है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं है कि विपक्ष को वो सुनना नहीं चाहते हैं, विपक्ष की बात को सुनाना नहीं चाहते हैं, और उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन विपक्ष उतना कमजोर नहीं है जैसा पहले कभी होता था। उतना कमजोर राज्यसभा में विपक्ष अभी नहीं है। लोकसभा में भी उतना कमजोर नहीं है, लेकिन राज्यसभा में तो थोड़ी और है ताकत। मुझे लगता है कि विपक्ष के लोगों को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही कल, उनके जवाब का मौका है विपक्ष के पास। विपक्ष उसका जवाब दे सकता है कि भाई किस तरह से आपने 10-11 वर्षों में संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, संविधान की अनदेखी की है, संवैधानिक संस्थाओं को कमतर किया है, उनको नीचा दिखाया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को कैसे बदला है। और जो बार बार आप आपातकाल की बात करते हैं, तो आपातकाल के बाद आपकी सरकार बनी थी, वो 3 साल में नहीं चली। उसी देश के लोगों ने, उन्हीं लोगों ने, उन्हीं इंदिरा गांधी को, उन्हीं संविधान को रौंदने, तथाकथित रौंदने वाली महिला को प्रधानमंत्री बनाया था, आपको तो खारिज कर दिया था। तो ऐसा नहीं है। इसलिए जो है अपोजिशन के पास एक मौका है, इस मौके को उन्होंने करना चाहिए। और अम्बेडकर की बात जो बार बार मोदी जी कहते हैं, तो भाई अम्बेडकर ने तो मनुसंहिता को जलाया था, मनुस्मृति को आग लगाई थी जी। प्रधानमंत्री के पास कल एक मौका था, जब राहुल गांधी कह रहे थे कि भाई ये देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा, और ये लोग मनुस्मृति को लागू कराना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री को कहना चाहिए था कि भाई हम मनुस्मृति को नहीं मानते हैं। आप एक बार यही कह देते, सार्वजनिक मंच से, संसद से कह देते कि साहब हम किसी मनुसंहिता और मनुस्मृति को नहीं मानते हैं, हम संविधान को ही मानते हैं, संविधान ही रहेगा। आपने ऐसा नहीं कहा। तो प्रधानमंत्री जी के पास मौका है कि राज्यसभा में उस बात को कहें, बल्कि एक कदम और आगे बढ़ करके उनको कहना चाहिए कि भाई राहुल गांधी चलिए, हम और आप दोनों मिलकर के मनुस्मृति को आग लगाते हैं। हम तो बार बार चुनौती देते हुए कहते रहते हैं, इसी मंच से और मंचों से भी कहते हैं कि भाई हम नागपुर तक पैदल जाएंगे, मोहन भागवत जी का पैर छुएंगे। अगर मोहन भागवत जी मनुस्मृति को आग लगा दें, कहें कि भाई ये मनुसंहिता, ये आदिकालीन, हम इसको नहीं मानते हैं, तो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। कम से कम प्रधानमंत्री जी आप ही कह दीजिए, कल जब लोकसभा में, राज्यसभा में चर्चा होगी तो उसमें कह दीजिए कि हम नहीं मानते हैं। लेकिन असल बात यह है कि जो राहुल गांधी ने सवाल उठाया था, उस सवाल पर भी चर्चा होनी चाहिए कि एकलव्य के अंगूठे काटने वाली बात को एकलव्य एक प्रतीक के रूप में उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन जिस तरह से संविधान के रहते हुए, संविधान की सारी व्यवस्थाओं के रहते हुए शोषित वंचित तबकों को, पिछड़ी जातियों को, अल्पसंख्यकों को, दलित समाज को उनका वाजिब हक नहीं मिल रहा है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात तो हो गई, लेकिन सारी सरकारी नौकरियां तो खत्म होते जा रही है, सब तो आपने निजीकरण कर दिया, और प्राइवेट सेक्टर में तो आरक्षण जैसी कोई चीज है नहीं, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? तो इस तरह से आप अंगूठा ही काट रहे हैं ना। सारे लोग, जो जैसे राहुल गांधी ने एक और बात कही, धारावी को लेकर के कही थी, मुंबई के कि जिस तरह से वहां के स्मॉल, लघु और मध्यम दर्जे के जो व्यापारी हैं, उनके हाथ काट करके आप अडानी को सौंप रहे हैं, ये कौन सा संविधान कहता है भाई? एक दिक्कत क्या है कि आरएसएस या
भाजपा और मोदी जी की जो संस्कृति है, कार्य संस्कृति है, उसमें एक ही महत्वपूर्ण है, एक ही उद्योगपति होना चाहिए, एक ही देश, एक ही संविधान, एक ही ये नियम कानून, सारा का सारा जो उनका है, एक चुनाव, एक देश, एक ही मतलब नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता की बात अब छोड़ करके वो एक नागरिक संहिता की बात करते हैं, यूनिफाइड सिविल कोड की बात करते हैं। तो ये सारी चीजें उनका है, तो उसी हिसाब से वो काम कर रहे हैं। तो विपक्ष को मौका है कि उनके जो उबाऊ और ऐसे भाषण जो थे उसको मद्देनजर रखते हुए कल और आक्रामक रूप से राज्यसभा में उसका जवाब दें और उस पर उनसे सवाल करें। एक तो एक बात है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा राजीव जी कि देखिए, महाराष्ट्र वाली बात जो बार बार आ रही है, मैं धनंजय की बाद वाली बात से सहमत हूं। पहले की बात तो जो भी है, शरद पवार ने क्या किया और क्या नहीं किया वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन सरकार पे उस तरह से अभी कोई खतरा नहीं होगा। अजित पवार कुछ भी कहें, एकनाथ शिंदे कुछ भी कहें, मुझे लगता है कि इन लोगों को, अपने विधायकों को बचा करके रखना सबसे बड़ी जरूरत होगी, क्योंकि हमको लग रहा है कि आने वाले समय में जरा सा भी लोग चिलपों करने की कोशिश करेंगे तो शिवसेना का जो एकनाथ शिंदे गुट है और अजित पवार की जो एनसीपी है उसमें से विधायक टूट करके बीजेपी में चले जाएंगे। ये लोग खरीद लेंगे, इनमें कोई इनको शर्म हया लया नहीं है। जब वो सत्ता में नहीं थे तब उन्होंने खरीद लिया, तोड़ फोड़ करके कर दिया, पार्टी तोड़वा दिया था, परिवार तोड़वा दिया था, तो अब उनके लिए तो बड़ा आसान तरीका है। इसलिए वो सब नहीं होगा। ये सब सुर्खियां बनाने के लिए बीच बीच में कभी अजित पवार बोल देंगे अपने लोगों को खुश करने के लिए, या अपने उनके जो उद्योगपति साथी हैं उनको थोड़ा सा कि नहीं भाई कल हमारा भी चांस लग सकता है तो साथ बने रहो, या एकनाथ शिंदे के लोग भी कह सकते हैं गृह मंत्रालय कभी किसी कीमत पर एकनाथ शिंदे को नहीं देंगे वो लोग, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि मैं बता रहा हूँ शुरू से ही बीजेपी का रहा है कि केंद्र से लेकर के राज्यों में शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इसको कभी छोड़ा नहीं। केंद्र में सूचना प्रसारण मंत्रालय उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता रही, ताकि अपने मीडिया के लोगों को, पत्रकारों को, स्वयंसेवकों को हर जगह पहुंचा सके, चाहे सरकारी प्रचार माध्यम हो या जो निजी चैनल या निजी अखबार वाले हैं उसमें घुसा सके। ये उनकी कोशिश है, ये आडवाणी जी के जमाने से काम शुरू हुआ था, तो इसलिए वो सब तो करेंगे ही। लेकिन यह है कि मजा आएगा। अभी राज्यसभा में काफी तलखी देखने को मिलेगी। मुझे लगता है कि अब अगर जगदीप धनखड़ का रवैया उसी तरह से रहा तो हो सकता है कि विपक्ष के लोग, सारे लोग उठ करके बाइकाट करके चले जाएंगे, भाई साहब ठीक है आप एकालाप कराइए, करिए, हम लोग जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात हो सकती है अगर इस तरह की कोई बात भी हो जाती है तो। क्योंकि जब संविधान का आप 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और उसमें संविधान पर सबको बराबर का मौका ना मिले, बोलने का भी मौका, संसद का जो सबसे बड़ा ये है, संविधान का सबसे बड़ा जो संसद है, संसद में भी अगर लोगों को समान रूप से बोलने का अवसर न मिले, विपक्ष की आवाज को दबाई जाए, कभी उनका माइक बंद कर दिया, कभी इनका माइक बंद कर दिया, कभी कैमरे का फोकस इधर कर दिया, मतलब इस तरह की बातें, छोटी छोटी बातें करने में पता नहीं हमारे बिरला जी को या धनखड़ जी को क्या मजा आता है, या उनके लोगों को जो संसद टीवी चलाते हैं उन लोगों को क्या मजा आता है इतनी छोटी छोटी तुच्छ बातें करने में। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर देंगे लेकिन बहुत तुच्छता का व्यवहार करते हैं लोग। तो लेकिन है, ठीक है, मुझे लगता है कि वहां भी एक आक्रामक बहस देखने को मिलेगी। उसमें भी प्रधानमंत्री के पास भी मौका होगा अपनी बात जवाब देने का, और विपक्ष भी उनके ऊपर हमलावर होने का विपक्ष को भी रहेगा। और इस बात को जरूर रहना चाहिए सामने कि संविधान पर अमल किस तरह से हो रहा है, संविधान का लाभ उन लोगों के लिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है जो वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं। अब किसी तरह से अगर मान लीजिए, अभी बोल रहे थे हमारे मित्र योगी आदित्यनाथ के बारे में, जिस ढंग से जहरीली बातें वो मुख्यमंत्री रहते हुए वो आदमी कर रहा है, अगर वो प्रधानमंत्री देश का बन जाए तो फिर तो क्या होने वाला है आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। अभी राजनीति चलेगी, राजनीति में ऐसा धार, गंगा, जमुना और सरस्वती मोदी जी दे करके आए, सरस्वती माँ को प्रणाम करके आए वहां पे जो लुप्त सरस्वती है उनको, तो इसमें पानी और बहुत बहेगा, अभी संगम चलेगा। ऐसा नहीं है कि इतना आसान नहीं है कि इतना आसानी से छोड़ देंगे लोग। नाव तैयार रखिए, नाव तैयार रखिए पार लगाने के लिए। जी 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 जी, बिल्कुल तो यही जरूरत है। ये जरूरत है जो प्रशांत टंडन जी कह रहे थे शुरुआत में, मुझे जहां तक ध्यान है कि सिर्फ ये कि हम कर, या शायद आप लोगों में किसी ने कहा कि राहुल गांधी भी जो बात कह रहे हैं कि हम आएंगे तो ये करेंगे, प्रशांत जी शायद कह रहे थे कि हम आएंगे तो करेंगे, आप करवाइए। बहुत सही बात है।
अभी से उनको अपनी पार्टी में इस बात को चलाना चाहिए। मनुस्मृति को लेकर के एक बहस तो छेड़ ही देना चाहिए, इसको लेकर के पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर भी सार्वजनिक मंचों से कि भाई आखिर में है क्या, मनुसंहिता मनुस्मृति है क्या, जिसके बारे में बार बार कही जाती है बातें, तो उस पर एक बहस चले। सामाजिक व्यवस्था जो हमारी है वो एक्सपोज होकर के आए सामने। उसी के नाम पे तो सदियों से दलितों को, आदिवासियों को आपने उपेक्षित करके रखा, और महिलाओं को महिलाओं में कोई दलित आदिवासी वंचित नहीं, ऊपर से लेके नीचे तक, टॉप टू बॉटम सभी महिलाओं को तो आपने रखा है, उसी मनु संहिता के नाम पे रखा ना। वो उसी मनु संहिता का कि ये वर्ग पढ़ नहीं सकता है, ये स्कूल नहीं जा सकता है, इसका काम सिर्फ सेवा करना है, ये अगर सड़क पे चलता है तो ब्राह्मण देवता को उसकी साया से भी बचना चाहिए, और उसने गायत्री मंत्र पढ़ लिया तो उसके गले में शीशा डाल दीजिए, शीशा घोल करके डाल दीजिए। मतलब इस तरह की बातें जो कही गई हैं, और ये सब कहीं ना कहीं तो इस पर एक बार चर्चा हो जाए, क्या दिक्कत है। प्रशांत जी कह रहे थे, बहुत सही बात है कि जो दलित, पीड़ित और पिछड़ी जातियों और आदिवासी समाज में भी एक बड़ा मध्यम वर्ग का तबका उभर करके आ रहा है, जिसको इस संविधान ने पढ़ने लिखने और सरकारी सेवाओं में जाने का अवसर दिया है, तो उसका भी एक अच्छा वर्ग तैयार हो रहा है। तो लोग खुल करके बात करें। जब आपको 800 साल 500 साल की बातें याद आती हैं, साहब मुगलों ने ये कर दिया, हम मस्जिद में मंदिर तराशेंगे, तो दलित समाज भी कह सकता कि हमको आपने सदियों से जो पिछड़ा रखा, हमको अस्पृश्य अछूत बना करके रखा, उसका हिसाब हमको आज दीजिए आप, वो भी तो कह सकता है ना। तो इस पर बहस होनी चाहिए, राज्यसभा से लेकर के मुझे लगता है कि सड़क पर भी बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी ने अच्छी चर्चा छेड़ दी है, और सावरकर को लेकर के भी पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे कोई नाराज होता है, चाहे खुश होता है, सहयोगी हो चाहे विरोधी हो, लेकिन जो सच है उस पे बात होनी चाहिए। सच है उस पे बात होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं। अगर आप सचमुच देश की सेवा करना चाहते हैं तो आप अपनी बातों पे टिके रहिए, डिगे मत, क्योंकि यहाँ सबसे जरूरी है। आप याद कीजिए कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के समय सावरकर पर एक बात बहुत खुलकर महाराष्ट्र में कही थी। उसके बाद से राहुल गांधी से नाराजगी हो गई शिवसेना की, क्योंकि उसमें महाविकास आघाड़ी की सरकार थी और उसमें कांग्रेस पार्टी साथ में थी। और इसीलिए जो आप कह रहे हैं, मैं जरा खोल दे रहा हूं, खोल के ये बात कर रहा हूं, और बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ हम लोगों को तो कम से कम ये चर्चा खुल के करनी चाहिए कि जो चीजें हैं उसमें डरने की बात नहीं है, उसमें उन चीजों को सामने लाने की जरूरत है। और नहीं तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत गलत चीजें इस देश में फैला चुका है, फैला चुकी है। उस यूनिवर्सिटी से क्या क्या चीजें नहीं निकल के आई हैं। इसलिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातों को अगर आप किनारे करना चाहते हैं, काटना चाहते हैं, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे छात्रों को अगर वहाँ से बाहर निकाल के और सच्ची अच्छी यूनिवर्सिटी में उनको दाखिला दिलवाना चाहते हैं, तो आपकी ज़रूरत है कि आप अपनी बातों पे। राहुल गांधी ने बड़ी हिम्मत करके एक बार फिर से सावरकर का जिक्र छेड़ा है, राहुल गांधी ने बड़ी हिम्मत करके मनुस्मृति का जिक्र छेड़ा है, और सबसे बड़ी बात कि उसी सदन में दोनों किताबों को, संविधान को भी और मनुस्मृति को भी, दोनों को साथ साथ लाकर बहुत सारी बातें कही हैं। तो इसलिए भी, और साफ जब इंदिरा गांधी के बारे में उनके विचार सावरकर को लेकर क्या थे ये पूछा गया, तो राहुल गांधी ने वहां भी बहुत क्लियर अपनी बातें रखी हैं कि मैंने पूछा था, ये आपने राजनीति के तहत जो भी बातें सुनी हो, इंदिरा गांधी ने क्या किया ये मायने नहीं रखता, लेकिन आज की तारीख में अगर वर्तमान में जीना है तो वर्तमान की बातों को आपको सुनना होगा। आज दिन का तापमान कितना रहा, सूरज कितने बजे निकला, ये आज है। कल इतने बजे निकला था उससे बात नहीं होगी। कल कितने बजे सूरज उगेगा और कितने बजे डूबेगा, ये कल की चर्चा होगी। तो इतिहास के पन्नों को पलटने से पहले वर्तमान में झांकने की जरूरत है। कल भी ये बात हम लोग कर रहे थे, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी यह है कि राहुल गांधी की बातें जो निकली हैं, कांग्रेस के लोगों को खासकर उन बातों को आगे बढ़ाना चाहिए और इन बातों पर अमल करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज कि अगर समाज में आप चाहते हैं कि कुछ सुधार हो, ऐसे भी राजनीति में आप कुछ पाएं ना पाएं, लेकिन सामाजिक सुधार के भी लोग इतिहास के पन्नों में देखिए तो बहुत हैं, और उसमें सुधार चाहते हैं, तब भी आपको इस मसले पे आगे बढ़ना चाहिए। ये राहुल गांधी जी के लिए सलाह है बिन मांगी, कांग्रेस के लोगों के लिए सलाह है बिन मांगी, जो हम लोग दे देते हैं बीच बीच में। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जयशंकर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राहुल लाल जी, धनंजय जी, प्रशांत टंडन जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ साहब लिख रहे हैं कि राजीव जी, मोदी
के भाषणों का किस तरह संकलन तैयार होगा? क्या उसमें 56 इंच एक अकेला सब पर भारी और सारे झूठ लपेटे जाएंगे? और कौन उसकी एडिटिंग करेगा? अगर मोदी के असभ्य अंश डिलीट किए गए तो बचेगा क्या? जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ साहब। हम लोग तो एडिटर हैं, लेकिन मैं अब वो हिम्मत नहीं कर सकता कि मोदी जी के भाषण को एडिट करूं। लेकिन आपका ये सवाल बहुत, मैं जरा ये लाइट मूड में बात कर रहा था, लेकिन सवाल बहुत वाजिब है कि आखिर असंसदीय भाषा और लोकसभा की कार्यवाही से जिन शब्दों को निकालने की बात आती है, तो नरेंद्र मोदी जी के भाषण से कई सारे शब्द निकल जाएंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। वहाँ पे जो वो कहना चाहते हैं वो दिखाई नहीं देगा। संजीव सैनी जी हमारे साथ बने हुए हैं, बनी हुई हैं विधि जी हमारे साथ